नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीज बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। पहले तो सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट की स्थिति आज थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। निफ्टी पर नज़र डालें तो करीब 150 पॉइंट और सेंसेक्स में करीब 450 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आज का कल्प्रिट है आईटी सेक्टर, जहां से कि 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बैंक निफ्टी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट को, करीब 140 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ग्रिप जो है वो बीएस के हाथ में जा रही है और उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। ज़्यादातर शेयर लाल निशान में देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट में आगे क्या होगा, कैसी रहेगी ये दिवाली, कैसा रहेगा ये हफ्ता और कैसे रहेंगे शेयर्स आपके जो आपके पोर्टफोलियो में, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी। शरद सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, Vivek ji. Good morning, and thanks for having me on the show. सर, आजकल ये गुड मॉर्निंग में गुड फैक्टर गायब हो जाता है। जब भी आपकी और मेरी मुलाकात होती है ऑन एयर तो गुड फैक्टर मिसिंग है। सर, ये गुड फैक्टर को लौटाइए, क्या आज लौटेगा? अब जिस दिन बाजार चल रहा होगा सुबह से मैं आपको फोन करूंगा विवेक जी कि आज मुझे ज्वाइन कर बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी तो देखिए ऐसा है, अगर आप डेटा को देखें तो उतनी खराबी है नहीं। अगर आप लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, जिस दिन बाजार की गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट आई थी, उस दिन भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि 18 तारीख के बाद जब से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, एफआई बैंक निफ्टी बेच नहीं रहा है। तो आप देखिए उन्होंने बैंक निफ्टी बेचा नहीं। आप देखिए एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा है, एक्सिस रिजल्ट अच्छा है, कल आईसीआईसीआई का रिजल्ट भी अच्छा है, फेडरल बैंक का रिजल्ट अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट अच्छा है, कैनरा बैंक में देखिए पोजीशनिंग पहले से बन गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ओवरऑल सारे पार्टिसिपेंट का रिजल्ट अच्छे हैं ना। अगर आप देखिए तो यहाँ पर एफआईआई का जो लॉन्ग बिल्डअप था इंडेक्स के अंदर, वो 33% का बेस बना के 40% पे आ गया है। कल भी आप देखिए तो 21,000 शॉर्ट काटा एफआईआई ने इंडेक्स में, और बेस के पास करीब 51,007, 51,047 ये वो जो जोन था। तो जो कॉल राइटर का बेस कटा 51,000 का, वहीं पर ही बुल्स का बेस बनता हुआ दिखाई दिया। और कल भी देखिए लगभग 1995 तोड़ के बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिली है। अब आज दिक्कत ये हुई है कि इंडियन ऑयल के रिजल्ट खराब आए हैं, तो बैंकिंग सेक्टर तो एक तो ऑयल एंड गैस सेक्टर से समस्या देखने को मिली। पैसे भी देखिए गेल ने जो है, जो ईपीएफ प्राइस, जो ईपीएम एलोकेशन था, गैस एलोकेशन, वहां से समस्या आई। इसके बाद जी। देखिए पूरा ओवरऑल सेक्टर में जो ऑयल एंड गैस में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आईटी और फार्मा में भी आज देखने को मिल रही है। रीजन नहीं पता क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, जबकि आज मुझे लगता है कि एक सपोर्ट होना चाहिए था। अगर आप बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन में भी आपसे बात करते करते देख रहा था, तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है 51,400, 51,500, यहाँ 51,300 अच्छा बेस बना हुआ है। 51,000 से 51,300 बहुत अच्छा बेस बना हुआ है बैंक निफ्टी पर पुट राइटर का। ऊपर की तरफ जब से 51,500 कटता है, ये जोन था जो कटना चाहिए था, जो नहीं कटा। तो ये कटता था तो एक ऊपर की तरफ 52,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देता था। अगर क्या बाजार चूंकि बैरिश है, टोन बैरिश है, तो 51,500 नहीं कटा, हो सकता है दोबारा में 51,000 आता हुआ दिखाई दे। सिमिलरली निफ्टी में आप देखेंगे तो 24,200 के पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया था, 24,270, 330, ये कल का ब्रेकआउट जोन था, जहां जी। पर 200-300 का कॉल राइटर ने पोजीशन काटी थी। आज देखिए फिर वो 200 पर पुट राइटर आके खड़ा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ 2 लाख का ऊपर इंटरेस्ट है, जहाँ 1,36,000 आज ही ऐड हुआ है। तो 2,24,300 फिर आ गया जी। कॉल राइटर के पास। तो फिर अभी वो खिसका के 24,000 के आसपास लेके जाएगा। तो काफी कुछ देखिए वोलेटिलिटी रहेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी, वन साइडेड मूव नहीं आएगा। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में मान करके चलिए कि इमीडिएटली आप लॉन्ग नहीं हो सकते, वन साइडेड लॉन्ग नहीं हो सकते, थोड़ा सा आपको वैसिलेट करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, एक बेस बन गया है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के जोन पर। अब देखिए 51,007, 51,027 जब तक नहीं टूटता है तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है, और सिमिलरली निफ्टी में जब तक 24,000 नहीं टूटता है वो बुलिश है। तो वैसिलेशन बना रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पर प्ले करिए, वहां पैसा बनाइए। बिल्कुल, तो पैसा कहाँ बनाना है? बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और स्टॉक स्पेसिफिक सर ने बताया, उनसे बात करेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आपको स्पेसिफिक होकर रहना है ऑन द पॉजिटिव साइड, और किन स्टॉक से निकलना है उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले डेटा पढ़ना जरूरी है एफआईएसटीआई का। तो बढ़ते हमारे खास सेगमेंट बाजार बोलता है पर।
बाजार बोलता है एफआईएस का डेटा ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, डेटा में चेंज है कि कितनी बाइंग कितनी सेलिंग। समझ तो गए होंगे हम कि डीआईज बाय कर रहे हैं और एफआई सेल कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम देखना होगा कि कल किस तरह का देखने के लिए मिला। तो एफआईज ने कल भी बिकवाली की और कितनी की है, 3228 करोड़ रुपए की। डीआईज ने खरीदारी की 1401 करोड़ रुपए की। ये इंटरेस्टिंग है कि कल जिस तरह की स्क्रीन थी उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि डीआईज इतना कम खरीदेंगे और एफआईज उनसे डबल बेच देंगे, उसके बावजूद भी मार्केट अच्छी स्ट्रेंथ दिखा देगा। ये तो डेटा शाम को ही आता है। लेकिन एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस जो कि मॉर्निंग से ही दिख रही हैं हमें। तो डाउ जोन्स कहाँ बंद हुआ उस पर नज़र डालें तो 273 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ। हैंसेंग अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था मॉर्निंग में, लेकिन बढ़त खोई है इसने अपनी, तो ये एक थोड़ा सा इंडियन मार्केट की गिरावट का कारण भी बन सकता है। निकाई में भी अच्छी बढ़त थी मॉर्निंग में, लेकिन अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। हालांकि अभी भी हरे निशान में ½ % ऊपर है। वहाँ पर जो करेंसी है उनकी येन वो 3 महीने के लो पर पहुँच गई है, उसका इम्पैक्ट है क्योंकि उनकी करेंसी का टूटना उन्हीं के मार्केट के लिए अच्छा होता है। कोस्पी यहाँ पर करीब 1/4% से ज़्यादा गिरा हुआ है। शंघाई में करीब 0.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो मिला जुला रुझान है, कोई इतना नेगेटिव नहीं है ग्लोबल संकेत। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। पारादीप फॉस्फेट कल शानदार नतीजे आए हैं, इस कंपनी के 10% ऊपर है। कैपेसाइटी इंफ्रा करीब 10% ऊपर। सिरमा यहाँ पर करीब 9.5% की तेजी है। जिलेट में भी नतीजों का इम्पैक्ट करीब 9%। फेडरल बैंक नतीजों का इम्पैक्ट करीब 7.25% ऊपर है। साथ ही एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, आज गिर कौन से शेयर रहे हैं। तो उनमें नज़र डालें तो उनमें स्पन्ना स्फूर्ति करीब 13.5% ऊपर है, गिरावट के साथ चल रहा है। सफायर करीब 8.5%, आइडिया फोर्ज करीब 8%, केएसबी पंप्स करीब 6% और वीजीवीएस करीब 5%। ये सभी काउंटर लाल निशान में बने हुए हैं। लेकिन शरद सर, मैं एक चीज आपसे डेटा पर डिस्कस करना चाहता हूं कि कल एफआईज ने 3200 करोड़ की सेलिंग की, डीआईज ने कुल 1400 सम ऑड करोड़ की बाइंग की। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि सर उसके बावजूद स्क्रीन इस तरह की नहीं दिखा रही थी कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है या और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय दूसरा साइड से कर नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। स्क्रीन अच्छी थी, स्ट्रेंथ वाली थी। मिड कैप स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर चल रहे थे। सर ये तीसरा सेगमेंट कौन है? रिटेल के पास तो ज़्यादातर पे पैसे नहीं बचे हैं। रिटेल तो ये कह रहे हैं हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ कट रहे हैं, क्या हम इनको होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत कम रिटेलर्स हैं जो इस समय पर फ्रेश मनी डाल रहे हैं। डीआईज जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आते हैं उनका डेटा हमें मिल गया। ये तीसरी कैटेगरी कौन हो सकती है जिसने कल माल खरीदा है? देखिए, यहाँ पर आप ये समझिए कि 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। डीआईआई है, एफआईआई है, रिटेल क्लाइंट है, प्रॉप डेस्क है। तो प्रॉप डेस्क तो अपना हेजिंग स्ट्रेटेजी चलाता है। क्लाइंट्स में एक एचएनआई सेगमेंट है जो बेसिकली फैमिली ऑफिस है। आप यहाँ पर देखें तो कल भी देखिए 45,000 कॉन्ट्रैक्ट फैमिली क्लाइंट्स का, मतलब मैं उसको रिटेल और फैमिली ऑफिस मिला देता हूँ, तो 45,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काट लिया इंडेक्स में, 22,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काट लिया। तो नेट नेट आप देखेंगे तो लॉन्ग काट लिया। तो अगर आपने लॉन्ग ही काट लिया और सबसे बड़ा वहीं पर वॉल्यूम है, आप देखेंगे 2,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर शॉर्ट साइड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 4,64,000 का 4,68,000 का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर लॉन्ग साइड पे है और करीब 2,40,000 का वहां पर शॉर्ट साइड पे है। तो डीआईआई और एफआई का वॉल्यूम काफी कम है। एफआई देखिए कि वो 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट लेकर के शॉर्ट साइड पे और जो 1,92,000 लॉन्ग साइड पे लेकर के खड़ा। तो वहां पर क्या है, काफी कुछ फैमिली ऑफिस के द्वारा भी खरीदारी बिकवाली होती है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। अब काफी ये मार्केट भी एक्सपैंड हो गया है। और आप देखिए बीएसईएल का बेहतरीन रिजल्ट आया, स्टॉक नहीं चला। आप देखिए, ठीक है, इसके अलावा देखिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पर स्टॉक में उस तरह का ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए डीएलएफ है, इसके अलावा आप पूरा एएमसी स्पेस देखिए, वहां रिजल्ट अच्छा आया। सीडीएसएल देखिए, क्रिसिल देखिए, उसके भी रिजल्ट अच्छे आए। इंश्योरेंस कंपनी देखिए, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, इसका बैंक लाइफ, सबके रिजल्ट अच्छे हैं। आईटी में तो अच्छे रिजल्ट आ ही रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कैंटन, पंजाब नेशनल बैंक, स्टॉक चल नहीं रहे हैं। आप देखिए छोटे मझोले पीएसयू बैंक में कितने अच्छे, यूनियन बैंक, आप देखें यूको बैंक वगैरह में अच्छे आए, स्टॉक चल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि बायर नहीं है, बाजार से गायब है और सेलिंग हो जाती है। हर जो भी बाजार के अंदर ऊपर की तरफ स्तर आता है उस पर सेलिंग हो जाती है। उसका बहुत बड़ा कारण विवेक जी एक और है जो कल आपने ट्वीट भी किया था, मैंने देखा था। देखिए इजराइल और ईरान का जो चल रहा है मैटर, उसमें क्या है, ये डिसाइसिवली क्लोज नहीं हो रहा है। आपने भी 2020 में भी कोविड के दौरान देखा था कि जिस दिन लॉकडाउन हो गया था 21 तारीख को, उसके 2-3 दिन बाद बॉटम बन गया था बाजार का।
तो बाजार को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है सर, बाजार को नेगेटिविटी चलेगी, अनसर्टेनिटी नहीं चलेगी। तो वहां पर क्या है, काफी अनसर्टेन है ग्लोबल एटमॉस्फेयर, जिस वजह से आप देखिए कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि डिस्पाइट द वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स एंड ब्रॉडर मार्केट, इसके बावजूद आप देखिए बाइंग नहीं आ रही है। बिल्कुल या तो एचएनआईज हैं ये छिपे हुए जिनका कि ना इंस्टीट्यूशन में आ रहा है ना रिटेल में आ रहा है, या ये प्रोप्राइटरी डेस्क हैं जिनकी वजह से कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस आई मार्केट में, क्योंकि जितनी एफआईज ने बाइंग की उतनी डीआईज ने, जितनी एफआईज ने सेलिंग की उतनी डीआईज ने बाइंग कर ली। तो इंस्टीट्यूशन का तो बिल्कुल इक्वल हो गया मामला, तो मार्केट में इतनी सेलिंग कहाँ से आ गई? तो ये सेलिंग का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। बिल्कुल एग्रीड सर। कुछ एक और पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्लोबल खबरें देखते हैं तो कल क्रूड ऑयल जब हम मार्केट शो कर रहे थे उस समय 4% गिरा हुआ था, लेकिन इवनिंग तक आते आते करीब 6% तक गिर गया था। नेचुरल गैस की कीमतें भी करीब 8% तक इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हुई दिखाई दी। शरद सर, वेदांता, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिलायंस, ओएनजीसी, ये जो तेल से जुड़ी कंपनियां और गैस से जुड़ी कंपनियां लाइक आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, गेल, इन सभी पर कोई आपको लग रहा है कि चार्ट पर, डेटा पर कुछ है, कोई स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है जिसमें ट्रेड किया जाए? कि यहाँ सब जगह पे बहुत बड़ी मतलब कट देखने को मिला, सभी जगह पे ब्रेकडाउन है। एक एलएनजी, पेट्रोनेट एलएनजी सस्टेन कर रहा था, वहां पर भी आप देखिए अभी भी 320 का बेस है, जो उसने अपना बेस अभी तोड़ा नहीं है। वही एक इकलौता स्टॉक मुझे दिखाई देता है जहां पर कि एक बार मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक सस्टेन कर सकता है। दूसरा, अगर आप गुजरात गैस को देखें, यहाँ पर मुझे लगता है 380, 377, 380 का भाव है। स्टॉक अभी भी अपना जो मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टॉक, मतलब अपना समाव बेस बचा रहे हैं, मतलब वीकनेस नहीं आ रही है, बेस नहीं तोड़ रहे हैं। अदरवाइज आप सब जगह देखेंगे तो आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो वो चीज थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है। कैस्ट्रॉल को एक देखिए, एक इकलौता इस सेक्टर मुझे दिखता है एनएसई 500 के अंदर जो सस्टेन कर रहा है 198, 200 रुपए के आसपास इसका सस्टेनेंस है। मुझे लगता है अगर ये इस वीक में स्ट्रेंथ पा जाता है और कहीं 210 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो इसका बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकता है 230, 240 तक भाव इसमें जल्दी देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह का पहले से ये समझ में आ गया था, जब लास्ट वीक भी, लास्ट पिछले 3-4 वीक में एचपीसीएल और बीपीसीएल वगैरह में मूव आ रहा था, आईओसी मूव आ रहा था, वो सस्टेन नहीं कर रहा था, तो उस दौरान में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर लॉन्ग कॉल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर के लेवल पर शॉर्ट्स बने हुए हैं, कॉल राइटर देखिए कंफर्टेबली प्लेस्ड है। और जिस तरह का देखिए गेल ने जो आप देख रहे हैं गैस की प्राइसिंग को, एलोकेशन को लेकर के जो आया है डिसीजन, वो गेल से लेकर के आईजीएल और एमजीएल वगैरह सबके जितने प्रोजेक्शन से आगे सबको उसने बीट किया। देखिए आप अडानी पावर, अडानी आप गैस के देखिए रिजल्ट कितने अच्छे आए, लेकिन मैनेजमेंट आकर के बोल गया कि आने वाले क्वार्टर में हो सकता है डेंट दिखाई दे, तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखे। तो देखिए सेक्टर बिल्कुल डिवास्टेटेड है, तो काफी कम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, कुछ एक दर्शक भी जोड़ रहे हैं, उनके सवाल भी लेने शुरू कर देते हैं। शशि पांडे जी का सवाल है, सर पीएफसी के इनके पास कुछ शेयर हैं 438 रुपये के, और आरईसी के कुछ शेयर हैं इनके पास 508 रुपये के। लॉन्ग टर्म व्यू है सर, क्या करें, होल्ड करें या सेल कर दें? होल्ड कीजिए। देखिए आरईसी बिल्कुल आरईसी को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है बिल्कुल आरईसी सस्टेन करेगा। अगर आप तो थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से देखें तो स्टॉक सस्टेन कर गया है। देखिए एक बेस इसका बना हुआ था करीब 483, 490 के आसपास, उसको स्टॉक ने सस्टेन कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगा बुलिशनेस है, बुलिशनेस नहीं है, लेकिन ये है कि स्टॉक गिरेगा नहीं फर्दर। जब तक अब ये जोन नहीं तोड़ता है 480, 490, तब तक ये स्टॉक बिल्कुल सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा। आप बने रहिए, ठीक है, आप कंसोलिडेशन को आप बियर कीजिए। मुझे लगता है जैसे ही ये कहीं अपना 540 का जोन तोड़ेगा, 523 का भाव है, फिर ये ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव आपको करीब 500, 560, 580 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिमिलरली आप पीएफसी को देखें तो ये भी स्टॉक एक अच्छे जोन में 435 के पास, 430, 435 के पास आपको सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 447 का भाव है। सबसे बड़ा शॉर्ट इसके अंदर 475 के जोन में है, तो कोई पुल बैक आता है तो 475, 480 तक इसको ऊपर लेकर के जाएगा। बड़ा मूव तभी आएगा, आप बिल्कुल अगर नए जो दर्शक देख रहे हैं नया एंट्री ना करें। ये बाजार एकदम से बाय ऑन डिप्स वाला बाजार है नहीं, तो 480 के ऊपर सस्टेन कर दिया तब आप खरीदेंगे तो आपको ऊपर 600 तक का भाव भी दिखाई देगा अगर एक क्वार्टर होल्ड करेंगे। बिल्कुल,
कुछ खबरें भी हैं। जापानीज येन डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती जा रही है। हमने बताया भी कि 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। उसकी वजह से भले ही जापान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, वहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी करेंसी वीक होना उनके मार्केट के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन शरद सर, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। कार्सन ग्रुप है अमेरिका में, उनका एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि नवंबर का महीना अमेरिकन मार्केट्स के लिए सबसे बेहतरीन होता है। पूरे उन्होंने 10-11 साल का डेटा लिया। S&P 500 के लिए उनका कहना है सबसे बेहतरीन महीना नवंबर का होता है। और उन्होंने दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि हमारे इंडियन इन्वेस्टर भी जो अमेरिकन मार्केट से कोरिलेट करते हैं, ख़ासतौर से कि अमेरिका में चुनाव है, तो मैं उनके लिए बता दूं, साल 1950 से चुनाव वाला जो साल में जो नवंबर महीना होता है, क्योंकि नवंबर महीने में ही उनके अमूमन चुनाव होते हैं, वो सबसे बेहतरीन रहा है। ये कार्सन ग्रुप की एक रिपोर्ट है। सर, ये अगर अमेरिका अच्छा चलेगा, सरकार किसी की भी बने, तो हमें क्यों डर है कि 5 तारीख को 5 नवंबर को इलेक्शन है, ट्रंप बने, हमने उनको भी देखा राष्ट्रपति बनते हुए, बाइडेन की पार्टी से कमला हैरिस बने, तो हमें उनकी भी सरकार हमने देख ही ली है कि कैसे कर रही है काम। दोनों के ही समय में मार्केट चला है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्लोबली आ ही जाता है, तो वो उस समय पर एडजस्टमेंट मार्केट कर ही लेता है किसी भी तरह से। सर, ये बताइए कि इंडियन आईटी कंपनीज जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, कुछ एक जो इंडियन एक्सपोर्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो अमेरिका में काफ़ी बड़ा ट्रेड करते हैं, कोई लगता है इम्पैक्टफुल होगा इंडियन आईटी कंपनीज पर, या भारत फोर्ज पर जो ऑटो एंसिलरी का एक बड़ा प्लेयर है, अमेरिका से भी उसका काफ़ी काम है, टाटा मोटर्स जिसका अमेरिका से रेवेन्यू आता है, या वेल्सपन लिविंग जिसका अमेरिका में काफ़ी माल बिकता है। कैसे देखें सर इन सभी शेयर्स को? तो देखिए, बिल्कुल, अगर आप रिजल्ट्स को पढ़ेंगे, परसिस्टेंट को देखिए, या फॉर दैट मैटर आप कोकोज को देखिए, तो इन सब को देखिए, तो जो अमेरिका से, जो बेसिकली यूरोप से नहीं बट अमेरिका से डिमांड अच्छी है। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस से, इसके बाद एनर्जी सेगमेंट से यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन, यहाँ अच्छी ऑर्डर बुक मिली है इन सबको। तो वो बाजार के अंदर विचेवर में थोड़ा सा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला। मुझे लगता है अगर आप निफ्टी आईटी को देखिए यहाँ पर, तो निफ्टी आईटी के अंदर अगर आप देखेंगे, विवेक जी थोड़ा आप तो रीड करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। निफ्टी आईटी के अंदर आप देखिएगा तो एक पेनेंट जैसा पैटर्न बन रहा है लंबे चार्ज के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा मूव आया, जो हम लोग ने कवर भी किया, हम लोग ने डिस्कस किया था, पर 10 जून के आसपास मुझे याद पड़ता है कि एक मूव आ रहा है 33,000 के आसपास, जो मुझे लगता था शायद 38,000 जाएगा, वो बीट करके 41,000 44,000 तक चला गया। अब अगर आप देखेंगे तो 26 अगस्त के बाद से कंसोलिडेट हो रहा है बाजार। अगर ये ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, मतलब मुझे लगता है करीब 3-4% लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट है, करीब 3-4%, या बिल्कुल एग्जैक्ट 3.5% के ऊपर एक ब्रेकआउट है। अगर एक ब्रेकआउट आ जाता है निफ्टी आईटी में, तो फिर आपको उतना ही मूव आप मान करके चलिए, आपको एक बड़ा मूव और ऊपर की तरफ देखने को आईटी में मिल सकता है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग यूएस में है। अगर आप 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखें, 427 बेसिस पॉइंट पे यूएस की है, और इकोनॉमी स्टेबल है, तो बहुत पॉसिबल है कि कैपिटल फ्लाइट यूएस में हो सकता है। जो कैरी ट्रेड है, वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, वो पैसा बाहर निकल करके बॉन्ड में जा रहा है यूएस में, क्योंकि वहां पर अच्छा उनको देखने को मिलता है। तो देखिएगा, सस्ता बॉन्ड मिल रहा है, तो उनको लंबे समय में उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, बॉन्ड यील्ड गिरेगी, तो उसमें हमको फायदा होगा। तो वहां पर क्या है, एक्सचेंज रेट रिस्क भी नहीं है, ये चीज जरूर हो सकती है। और जैसे ही देखिए निफ्टी आईटी के अंदर ब्रेकआउट आता है 43,400 का, आप देखिएगा बड़ा मूव आपको निफ्टी आईटी के अंदर दिखाई देगा। तो मैं काफी बुलिश हूं, मुझे लगता है यहां पर एक बहुत बड़ी रैली अभी पेंडिंग है। बिल्कुल, तो निफ्टी आईटी में एक बड़ी रैली पेंडिंग है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको निफ्टी मार्केट देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक ये दोनों ही मिलकर लगभग 50% तो निफ्टी को चला ही देते हैं। और बिल्कुल सही विवेक जी, आपने बिल्कुल, यू एक्चुअली नेल्ड इट। देखिए, अगर बैंक निफ्टी अच्छा है, निफ्टी आईटी अच्छा, तो क्या रोना है सर? ठीक है, तो बिल्कुल सही बात आपने बोली सर, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो करेक्शन भी है बाजार में, ये काफी कुछ ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्रूड ऑयल को लेकर के, ब्रॉडर चीजों को लेकर के, आप देखिए रशिया का भी आ गया है रोल इजराइल ईरान के अंदर। वो भी नहीं चाहता कि कहीं न्यूक्लियर साइट पे या पेट्रोलियम साइट्स पर अटैक हो, उसका वो भी एक रीजन है कि थोड़ा सा कटेल्ड है इजराइल का मूव। तो ये अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी, बाजार थोड़ा सा इंडिया में हिला हुआ रहेगा, लेकिन इसके बाद भी बाय ऑन डिप्स का बाजार नहीं, बट कंसोलिडेट करता रहेगा।
बिल्कुल कंसोलिडेट करता रहेगा सर, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दर्शकों के सवाल भी कंसोलिडेट होते जा रहे हैं सर, उनको भी लेना शुरू करना पड़ेगा। कमार अब्बास जी का सवाल है सर, BHEL अब होल्ड करें? 290 के लिए हुए सर, रिजल्ट तो ठीक ठाक आ गए लेकिन 228 पर भी आ गया काउंटर, चल तो रहा नहीं है, आपने इनिशियली बताया भी था। मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। 5125 के मुकाबले 6584 करोड़ की सेल आई है। YOY Q-on-Q में भी सेल में इजाफा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि 5485 करोड़ थी लास्ट क्वार्टर में, वहां से बढ़कर 6585 करोड़ रुपए आई है। लास्ट क्वार्टर में तो इनफैक्ट लॉस भी दिखाया कंपनी ने 211 करोड़ रुपए का, इस बार 106 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया Q-on-Q पर। और अगर मैं YOY पर भी लेता हूं तो भी लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में इनको लॉस था 63 करोड़ का, वहां से 106 करोड़ का प्रॉफिट आया। सर इतने अच्छे नतीजे आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन कंसर्न हो सकता है क्योंकि 30 पैसे की EPS है इतने अच्छे नतीजे के बाद भी इस क्वार्टर की, तो एनुअलाइज भी कर लेंगे तो ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। तो क्या करें सर BHEL पर? दो स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास है BHEL तो बने रहिए। उस केस में आप एक देखिए, स्टॉप लॉस में मैं बोलना चाहूँ, देखिए बहुत आसान होता है स्टॉप लॉस टारगेट देना। मैं जितना 180 200 स्टॉक है पेनों में, उनमें सब में स्टॉप लॉस टारगेट है, बट डजंट मैटर, क्योंकि लोग स्टॉप लॉस ऑनर नहीं करते, जो हमारे दर्शक है ऑनर नहीं करते। तो देखिए सर, यहाँ पर समझिए, नई एंट्री मत कीजिए, हैं तो बने रहिए। आप ये मान करके चलिए 190 से 225 का बेस है स्टॉक का, उसके नीचे नहीं फिसलेगा, आप बिल्कुल मान के चलेगा। बुलिशनेस तभी आएगी जब 244 के ऊपर निकलेगा, 240 245 के ऊपर निकलेगा, 228 का भाव है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, एंट्री अभी बिल्कुल कूद के ना करें, 245 के ऊपर निकल जाए तभी आप जो है इसको खरीदें, अदरवाइज अवॉइड करें। बिल्कुल। तो सर आपको बता दिया है कि किस लेवल के बाद आपको री एंट्री करनी है इस शेयर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कुछ और खबरें अगर हम देखें तो एनटीपीसी के लिए NTPC ग्रीन का IPO जो आने वाला है, उसको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। 10,000 करोड़ रुपए का ये IPO है। सर NTPC पर कुछ इम्पैक्ट आएगा क्योंकि फुली ऑन सब्सिडरी है इनकी NTPC ग्रीन, तो उसका एक इम्पैक्ट तो NTPC को ही मिलेगा क्योंकि जो एक वैल्यूएशन है वो तो NTPC की भी बढ़ेगी। बिल्कुल खरीदिए एनटीपीसी। में काफी समय से बात बोल रहा हूँ, देखिए 10,000 करोड़ का IPO है, मुझे लगता है फुल्ली सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और देखिए, एक एक होता है कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इनको ऑर्डर बुक इनकी हमेशा स्ट्रांग रहेगी, इनको कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सस्ती रहेगी। आप देखिए एनटीपीसी ग्रीन में भी कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सस्ती होने वाली है, तो वहां पर मार्जिन विचेवर वे अच्छे रहते हैं और अच्छे रहेंगे आने वाले सालों में भी। तो देखिए बिल्कुल 390 से 400 रुपए का बेस बना हुआ है एनटीपीसी के अंदर, बिल्कुल बने रहिए। अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो इसमें करिए, नई एंट्री यहाँ करिए, 390 का स्टॉप लॉस रखिए। 390 नहीं आएगा मान लीजिएगा, बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो में 390 हिट कर जाए तो मत पोजीशन काटिएगा, फ्राइडे को 390 टूट जाए तभी काटिएगा। ये बिल्कुल 440 480 की तरफ जाएगा, थोड़ा बाजार को सस्टेन होने दीजिए। जी, भावना शर्मा जी का सवाल है सर, कोरोमंडल पर इन्होंने 1650 रुपए पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? कोरोमंडल के रिजल्ट्स आई रिमेंबर उम्मीद से बेहतर थे आई थिंक। बेहतरीन कंपनी, देखिए मैं इस मुरुगप्पा ग्रुप का बड़ा फैन हूं सर, कभी मतलब इस पे अलग से बात करेंगे। विवेक जी आप तो रिसर्च करते रहते हैं, आप सीजी पावर देखें, कोरोमंडल देखें, चोलामंडलम देखें, तो कंपनियां कितना अच्छा करती हैं, मतलब लगातार देखिए डिस्पाइट ऑफ मार्केट सिचुएशंस कंपनी के परफॉर्मेंस कितने अच्छे आते हैं। तो देखिए एक बेस बना हुआ है 1540 से 1560 के बीच में, बेहतरीन देखिए सपोर्ट है। यस, एक आप देखेंगे तो लगातार एक गिरावट है लगभग अगस्त के सेकेंड वीक के बाद से, और सप्लाई जोन बना हुआ है करीब 1650 के आसपास, 1580 का भाव है। तो नई एंट्री मत लीजिए, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक सस्टेन कर जाएगा 1540 1560 के बीच में, 1580 का भाव है, स्टॉक सस्टेन करेगा क्योंकि वही उसका जोन है। ना सस्टेन करे, वर्स्ट के सिनेरियो में ब्रेकडाउन आएगा, तब स्टॉक खिसक करके हो सकता है आपको 1480 तक मिले। बाय करिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको ये 1730 तक माफ कीजिएगा जाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, रवि जी हैं, बिहार से हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सर इनके पास फंसे हुए हैं काफ़ी दिन से, लगभग रोज़ सवाल पूछते हैं वो। 111 रुपये के रेट के लिए हुए हैं सर, 6 महीने के लिए रखना चाहते हैं, क्या करें? देखिए रिजल्ट इतना अच्छा कंपनी देती, लास्ट क्वार्टर में भी बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया तब भी चला नहीं, इस क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा दिया तब भी चला नहीं। तो क्या है, डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट स्टॉक नहीं चल रहा है, एक फॉलिंग वेज पैटर्न इस स्टॉक के अंदर बन रहा है। जो मूव शुरू हुआ था, मुझे याद पड़ता है करीब अक्टूबर 2022 में 28 रुपए से, वो सरेंडर हुआ जाकर के 144 रुपए के आसपास कहीं मार्च 2024 में, तब से फॉलिंग वेज पैटर्न है। जनरली फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है,
तो बेस बना, वो बेस है इसका 93 रुपए, 90 से 93 रुपए, 90 से 93 नहीं टूटना चाहिए। तब टूटे तो आप कंसर्न उठाइएगा, 45 तक से 75 तक खिसक सकता है, लेकिन मुझे लगता है बेस टूटेगा। सब अगर आप नई एंट्री करना चाहते हो तो 102 के ऊपर खींचेगा, माफ कीजिएगा। और अगर आप बने हैं तो बिल्कुल 90 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जी, हमारी एक दर्शक हैं वैशाली चौधरी जी, इनका सवाल है सर, SBFC फाइनेंस, ये 82 रुपए का चल रहा है, इन्होंने 95 रुपए का लिया हुआ है, एग्जिट करें या एक्यूमुलेट करें, ये पूछ रही हैं। तो देखिए, अब इसको अब इसके अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो इसके फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे एक बार एसडीएफसी, सर क्योंकि स्टॉक चल फाइनेंशियल्स ही नहीं ठीक रहा है, है। रिजल्ट मैं बता देता हूँ, 314 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनका इस जी। क्वार्टर का, और ये बड़ा है पिछले साल के 246 करोड़ के मुकाबले। और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बड़ा है, 74 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़, और नेट प्रॉफिट करीब 53 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ रुपए आया है। और क्यू ऑन क्यू में भी नतीजों में ग्रोथ देखने के लिए मिली है, रेवेन्यू 297 करोड़ से 314 करोड़, और क्यू ऑन क्यू में ही नेट प्रॉफिट 79 से बढ़कर 84। तो ना क्यू ऑन क्यू दिक्कत है ना वाई ओ वाई। 88 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तभी इसके अंदर बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। सप्लाई जोन वही है 88-90। तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनती है टेक्निकल चार्ट्स पर करीब मार्च 24 के बाद, पिछले 6 महीने में। तो 88 को तोड़ने दीजिए, तभी बुलिश मूव आएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट 75-76 के पास बना हुआ है, मुझे नहीं लगता सपोर्ट टूटेगा। रिजल्ट विवेक जी कह रहे हैं अच्छे, तो सपोर्ट नहीं टूटता। इस वीक में देखिए, आप देखेंगे तो एक बुलिश हैरमी पैटर्न इसके अंदर बन रहा है वीकली चार्ट्स पर। 88 तोड़ेगा तो बिल्कुल बुलिश रहेगा, उस केस में आपको 110 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जी, तो काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल और भी हम लेते हुए चलेंगे। काफ़ी सारे दर्शक उन क्वेश्चन वो सवाल पूछ रहे हैं जिनके नतीजे कल आए हैं, तो एक बार फोकस कर लेते हैं नतीजों पर। तो बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट नतीजों पर फोकस। नतीजों पर फोकस, इसमें शुरुआत करेंगे भारतीय एयरटेल से, जिसने आज मार्केट को गिराया हुआ है थोड़ा, इसका भी वेटेज है। और टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी, इसके रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 7% का जंप देखने के लिए मिला, 7.5% से ज़्यादा का। नेट प्रॉफिट 12% डाउन जरूर हुआ, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट थी कि लास्ट क्वार्टर में इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था, इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अगर हम इनके तस्वीर इससे साफ क्लियर होगी। एबिटा, जब भी आपको नेट प्रॉफिट देखना हो तो उससे पहले आप एबिटा और एबिटा मार्जिन्स देख लीजिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट्स कैसे हैं। एबिटा ठीक है, 9% ऊपर है, एबिटा मार्जिन्स स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस पर हैं। थोड़ा सा अफ्रीका को लेकर और इधर उधर के बिजनेसेस को लेकर थोड़ा सा जो कंसर्न हो जाता है या वैल्यूएशन कंसर्न जो हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा आज काउंटर पर ब्रेक लगा हुआ है। शरद सर, भारतीय एयरटेल रिजल्ट तो ठीक है, इतने खराब नहीं है, लेकिन काउंटर पर थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव साइड पर है, कैसे ट्रेड करें इसको? तो 675 मार्च के बाद आप देखेंगे तो 630। पिछले आप अगर देखेंगे तो करीब 16 सितंबर के बाद से एक बेस था 1630 1635, वो थोड़ा सा आज टेस्ट हो रहा है। अगर सस्टेन हो गया और 1675 के ऊपर कहीं मूव बनता है तब इसके अंदर बुलिशनेस रहेगी, वरना गिरावट हो सकती है। गिरावट हो सकता है आपको कहीं 1580 तक खींच करके लेकर के जाए, वहां देखिएगा। अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है 1580 1560, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां देखने को मिल सकती है। अदरवाइज तभी खरीदिएगा जब 1675 के ऊपर सस्टेन करेगा। जी, दूसरा नतीजा सर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसके भी नतीजे आए कल मार्केट बंद होने के बाद। 3520 करोड़ से बढ़कर इनके रेवेन्यू 3697 करोड़ रुपए रहा, 5% का जंप था। नेट प्रॉफिट में स्टॉक का नाम एक बार दोबारा बताइएगा सर, इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल। आईजीएल, नेट प्रॉफिट सर 5% डाउन हुआ इनका, 480 करोड़ से घट के 454 करोड़ रुपए रहा, लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन भी इस काउंटर को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नतीजे इसी तरह के देखने के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी स्ट्रीट, और वैसे ही नतीजे देखने के लिए मिले। अब क्या करें सर निवेशक? अब देखिए, अब मार्जिन आने वाले क्वार्टर में खराब होगा, क्योंकि गैस की प्राइसिंग ही मेरे ख्याल से अब देखने वाली बात है थोड़ा, कैसे गैस प्रोक्योरमेंट होता है और उसकी प्राइसिंग क्या होती है, तो ओवरऑल कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मार्जिन पे दबाव देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इस बाजार में तो बिल्कुल मत ऐसा कोई प्ले करिए जहां पर कि आने वाले मार्जिन विजिबल नहीं है आने वाले क्वार्टर्स में, बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कुछ मत कीजिए।
बिल्कुल, आज काश 3% से ज़्यादा ऊपर है तो सर जिनको भाव भाव मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाए। हाँ, अगर देखिए, अगर अगर आप करंट भाव पे देखिए, निकलेगा कोई नहीं, साइकोलॉजिकल एक वो होता है, हर्डल होता है। तो 400 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 400 टूट जाए तो जरूर निकल जाएगा। और बड़ा मूव तभी आएगा, बड़ा सस्टेन स्टॉक तभी करेगा जब 430 के ऊपर चलना शुरू करेगा। जी। अगला काउंटर है सर रेलटेल। हमारे काफ़ी दर्शक इस पर सवाल भी पूछते हैं। रेवेन्यू इस कंपनी के करीब 41% बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन नेट प्रॉफिट केवल 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एबिटा तो 1 ही % बढ़ पाया कंपनी का। मार्जिन्स भी थोड़े गिर गए, 21.3% से गिरकर मार्जिन्स 15.3%। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये एरिया जो होता है ये सबसे सेंसिटिव होता है, एबिटा और एबिटा मार्जिन्स। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो कंपनी आपको नतीजे जो दिखा रही है उसमें आपको बहुत डीप डाउन देखने की ज़रूरत है कि हुआ क्या एक्चुअल में कंपनी में। तो यहाँ से पता लग रहा है कि कंपनी के नतीजे उतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिले हैं। सर रेलटेल क्या करें इसमें? तो देखिए, अपने 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो बड़ा सप्लाई जोन है 440 450। जब तक 440 450 ना निकले, जो पिछले 4 वीक का सप्लाई जोन है, बिल्कुल इसमें लॉन्ग मत करिएगा। अगर आप हैं तो एक 370 के बाद स्टॉप लॉस रखिए। और विचेवर वे, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ऑनर करते तो मान के चलेगा थोड़ी गिरावट हो सकता है, 300 रुपए 330 तक होगी। वहां देखिएगा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद आप उसी को बेस बना करके लॉन्ग रहिएगा। जो पुल बैक आएगा वो मैक्स टू मैक्स 430 440 450 तक आएगा। 440 450 के बाद सस्टेन करेगा, तभी बुलिशनेस बनेगी। जी। एक और काउंटर सर एडीएफ फूड। इस पे वैसे तो अंशुल जी काफ़ी इसको ट्रैक करते हैं। कल मैंने उनसे पूछा भी था और उन्होंने कुछ रेंज भी बताई थी। मुझे वो रेंज तो याद नहीं है, लेकिन नतीजों की रेंज मैं ज़रूर बता देता हूँ। रेवेन्यू करीब 29.5% बढ़ा है कंपनी का, 161 करोड़ आया है 125 करोड़ के मुकाबले। और वहीं नेट प्रॉफिट में करीब 32% का जंप देखने के लिए मिला है। नतीजे अच्छे आए हैं सर, क्यू ऑन क्यू भी नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन काउंटर आज रेड मार्क में बना हुआ है। सर कैसे ट्रेड करें इस काउंटर को? ये जो कंपनियां, जैसा मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ, कंपनी में ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मतलब जिस तरह का बिजनेस है, मतलब बेसिकली प्रोसेस फूड का, इसके अंदर कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिया। आप देखिए, बालाजी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक बेस बना हुआ है स्टॉक के अंदर, कहीं 250 के आसपास, जो इसका ब्रेकआउट जोन भी है, वो टूटा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब सस्टेन कर रहा है स्टॉक, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप रिजल्ट, चूंकि रिजल्ट आया तो 265 के नीचे खिसक जाए, जो इस वीक का लो है 273 का भाव है। अगर 265 नीचे खिसक जाएगा तो हो सकता है गिरावट मुझको देखने को मिल जाए आपको 250 के आसपास। अदरवाइज स्टॉक ठीक है। लेकिन सप्लाई जोन बड़ा आपका बना हुआ है 310 रुपए के आसपास। नई पोजीशन बनाना चाहें, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, तो 310 रुपए के ऊपर बनाए, क्योंकि आप बहुत लंबी अवधि के लिए बनाएंगे, ट्रेडिंग के हिसाब से बनाएंगे नहीं। तो लंबी अवधि के लिए बना रहे 310 के ऊपर बनाएगा, बने हुए हैं तो एक स्टॉप लॉस आप जरूर ला लीजिएगा, कम से कम 265 के आसपास। बिल्कुल। एक हमारी दर्शक है मिताली बर्मन जी, इनके पास हैं सर 292 के शेयर अटक गए हैं। मिल जाएगा ना इनको भाव सर 292? हाँ हाँ, 292 पे है ये शेयर इनके पास। हाँ इनके पास है सर, खरीदा हुआ। हाँ, तो अभी तो बने 200। हुए अब। हाँ। अगर 292 तो आप 200 देखिए। अगर अब मुझे पता है मैडम, मैं आपको बोलूंगा भी कि स्टॉप लॉस लगाओ तो आप लगाओगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप ये समझो 265 का देखिए स्टॉप लॉस लगना चाहिए आइडियली। 265 नीचे जाए तो बेच देना। बाजार ऐसा नहीं है कि चीजों को सस्टेन करे। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे हैं, जैसे विवेक जी बता रहे हैं, हो सकता है 250 तक भी खिसक जाए। तो जी 250 में कंसोलिडेट कर जाए, तब आप उसको आप वही आप स्टॉप लॉस मानना। 250 नीचे खिसक जाए तो बेरिश हो जाए। बिल्कुल। कुछ और नतीजे जिसमें कि हम देख रहे हैं अनंत राज, ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा शेयर। इसके रेवेन्यूज़ देखें तो करीब 54% बढ़ते हुए दिखाई दिया और नेट प्रॉफिट तो 75% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शरद सर 60 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया और रेवेन्यू भी करीब 500 करोड़ पार हो चुका है, 513 करोड़ आया। कैसे ट्रेड करें सर अनंत राज को? हालांकि चला हुआ पहले से है काफ़ी, और आज का मूव देखें तो 1.5% नीचे, यानी कि खुला तो तेज था, 681 पर बंद हुआ था, 702 पर खुला और 704 तक गया, यानी कि गैप अप ओपनिंग हुई है। लेकिन ये संकेत कि वहाँ से इतनी तेज प्रॉफिट बुकिंग आना कि ये काउंटर अपने हाई से आज के 34 रुपये नीचे है। मार्केट ठीक है नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं है नीचे आज। बाकी ब्रॉडर मार्केट को नीचे नहीं होना चाहिए था। अगर काउंटर आ रहे हैं नीचे तो ये प्रॉफिट बुकिंग का संकेत है या रख लें इसको, रिजल्ट अच्छे हैं?
प्रॉफिट बुक का संकेत है। देखिए पैसा बांधिए, देखिए स्टाइल समझिए, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन्वेस्टर है। तो अभी क्या 703 का सप्लाई जोन हो गया है, 700 रुपए का सप्लाई जोन हो गया, इसके अंदर आज ही। तो आपको क्या करना है, पोजीशन काट लीजिए, दोबारा खरीदिएगा जब 700 के ऊपर निकल जाए। क्यों रिस्क लेना आपको अननेसेसरी। तो जब 700 के ऊपर, अदरवाइज क्या होगा, अगर गिरावट होती तो हो सकता है स्टॉक 600 रुपए तक चला जाए, 590 600 रुपए तक भी चला जाए, उसका जो उसका कंसोलिडेशन जोन था करीब अगस्त सितंबर में। तो फायदा क्या, फिर आप लॉस में आ जाएंगे। तो पोजीशन काटिए 730 के ऊपर सस्टेन, आपको पता रिजल्ट अच्छा है तो 730 सस्टेन होगा, अगर हो जाता है तो खरीदिएगा। उस केस में आपको टारगेट बड़े मिलेंगे, फिर हो सकता है 850 900 तक भी जाए। और दो तीन रिजल्ट्स पर बात कर लेते हैं। एक रिजल्ट है सर, फेडरल बैंक का ऑलरेडी काउंटर ने रिएक्शन दे दिया है, तो एक बार पढ़ देता हूं दर्शकों को। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 15% और प्रॉफिट 11% बढ़ा है, एसेट क्वालिटी ठीक है। शरद सर, अब 6% का मूव तो मिल चुका है, नतीजों का रिएक्शन आ चुका है, कोई और रिएक्शन लगता है कि ऑन चार्ट्स मिलेगा या यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले जिनके पास है पोजीशन? देखिए ये बात तो समझ में आ गई कि पूरी जितनी बैंक निफ्टी की फॉल हुई, स्टॉक ने 180 82 का जोन तोड़ा ही नहीं। तो एक सपोर्ट तो है, स्टॉक को बड़ा स्ट्रेंथ बड़ी है। जैसे ही बैंक निफ्टी चलना शुरू करेगा तो ये तुरंत अपना जो सप्लाई जोन है 200 205 उसको तोड़ेगा और बहुत तेज ऊपर भागेगा। तो उस केस में अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये 240 250 तक भी जा सकता है। तो अगर किसी के पास है तो होल्ड करे, स्टॉप लॉस वही 180 का अगर सप्लाई जोन बनता है तो 175 पे स्टॉप लॉस डाले और बना रहे। नई एंट्री भी करना चाहे तो स्टॉप लॉस वही बनता है 180 के आसपास। थोड़ा चल गया है आज की डेट में, रिजल्ट्स पहले से डिस्काउंटेड था, जिस तरह का चार्ट पैटर्न था, जिस तरह से सस्टेन कर रहा था स्टॉक, समझ में आ गया था कि स्टॉक रिजल्ट, कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, विचोर में फेडरल बैंक रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल, अगर कोई है तो बिल्कुल होल्ड करे, नया भी लेना चाहता है तो 175 पे स्टॉप लॉस डाल के बाय ऑन डिप्स की स्टडी रखे, थोड़ा अभी खरीदे, थोड़ा 188 तक खरीदे और बना रहे। जैसे ही 205 के ऊपर जाएगा 240 के भाव दिखाई देंगे आपको, एक क्वार्टर का समय देंगे। जी, आज के स्टार परफॉर्मर में दूसरा काउंटर है पारादीप फॉस्फेट। इसके भी नतीजे आए हैं और काफ़ी शानदार नतीजे हैं सर। रेवेन्यू 4.5% बढ़ा है, लेकिन असली खेल प्रॉफिट पर हुआ। 155% का प्रॉफिट बढ़ा है, 89 करोड़ से बढ़कर 228 करोड़। और ये प्रॉफिट ऐसा नहीं कि कोई एक्सेप्शनल आइटम्स या उन वजह से है, क्योंकि एबिटा का मूव भी काफ़ी शानदार है। कंपनी का एबिटा देखें तो 66% बढ़ा है, 256 करोड़ से बढ़कर 426 करोड़। और मार्जिन्स काफ़ी शानदार बढ़े हैं, 7% से बढ़कर 11% हो चुके हैं कंपनी के मार्जिन्स। सर, काउंटर का मूव तो आ चुका है, लेकिन नतीजे भी काफ़ी शानदार है। मैं क्यू ऑन क्यू भी देख रहा था, थोड़ी सिक्लिकल इंडस्ट्री है, मॉनसून से रिलेटेड रहता है, तो ये जो पीरियड था ये एग्रो केमिकल कंपनीज या केमिकल कंपनीज के लिए डेफिनेटली अच्छा ही रहने वाला था, वो रहा भी है। कैसे देखें अब पारादीप को? निकल जाइए, देखिए अभी आप निकल जाइए, सप्लाई जोन है 97। देखिए अलग अलग बाजार का अलग अलग टेक्सचर होता है, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, हर बाजार में अलग तरह से बिहेव किया जाता है। आप सब बाजार में एक तरह से बिहेव नहीं कर सकते। यहाँ पर आप समझिए, रिजल्ट डिस्काउंट हो गए, अगर आज इसको चलना होता तो आज ये अपना जो सप्लाई जोन था 9700 उसको तोड़ देता। पहले भी इसका ये सप्लाई जोन रहा है, आप देखिए जुलाई इसी साल 24 में यही सप्लाई जोन रहा है 97 99। तो उसको तोड़ा नहीं इसने आज, तो वो तोड़ देता तो आप जरूर फिर निकल जाते हैं ऊपर, तो आप बने रहते हैं, ऊपर के टारगेट मिलते हैं। अभी तो अगर आपके पास है तो निकल जाइए, सस्टेन होने दीजिए 100 रुपए के ऊपर, दोबारा खरीद लीजिएगा। अगर 100 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाता तो जैसा मैं एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा टारगेट आपको 130 रुपए तक का मिल जाएगा। तो 30% अपसाइड इसके अंदर पेंडिंग है। तो उसके अब एक ट्रिगर लगा लीजिए, जब कभी 100 के ऊपर निकले तो खरीदिएगा। जी, मच अवेटेड रिजल्ट एंड मच अवेटेड काउंटर, जिसको हमारे दर्शक रोज सुनना चाहते हैं, सुजलॉन, इसके भी नतीजे आए थे कल। मैं नतीजे पढ़ देता हूँ। नतीजों को पढ़ के आपको लगेगा कि शायद बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन मैं उसकी बारीकियां बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। रेवेन्यू 48% बढ़ा है, 2100 करोड़ रुपए आया 1421 करोड़ के मुकाबले। नेट प्रॉफिट 96% बढ़ा है, 102 करोड़ से 201 करोड़ रुपए आया, बढ़िया लग रहा है। बारीकी में बाद में बताऊंगा। एबिटा 31% बढ़ा है, 225 करोड़ से बढ़कर 294 करोड़। लेकिन अब थोड़ी सी आप प्रॉब्लम समझिए, मार्जिन्स यहाँ पर 15.8 से गिरकर 14% रहे हैं मार्जिन्स। और दूसरी बारीकी समझिए, जो आप समझ रहे हैं कि 96% प्रॉफिट बढ़ा है, वो वाई तो है, पिछले साल जुलाई सितंबर के मुकाबले तो 96% बढ़ा है। लेकिन अगर आप अप्रैल जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये प्रॉफिट 50%
करीब 30% गिरा भी है। जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था इनका 302 करोड़, उसके मुकाबले में 201 करोड़ का प्रॉफिट आया, यानी कि 1/3 हिस्सा इनका प्रॉफिट से उड़ गया। तो ये जो टॉप आउट वाली जो बात होती है कि नतीजों में टॉप आउट लगा, वो जून क्वार्टर में था, शेयर का भी टॉप आउट बन गया। लेकिन अब ये चूंकि रिजल्ट्स थोड़े से वीक आए हैं क्यू ऑन क्यू, तो ये थोड़ा सा मार्केट देख रहा है, इसीलिए काउंटर पहले 96% वालों को ने देखा कि 96% का प्रॉफिट बढ़ा है तो गैप अप खोल गया, लेकिन जब बारीकियां समझ आई तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुकिंग आ गई है इस काउंटर पर। सर, सुजलॉन में क्या करना है आप? बिल्कुल अभी रुक जाइए, अभी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली है। मुझे भी लगता है जब तक 74 के ऊपर ना सस्टेन करे इसको बाय नहीं करना चाहिए। 73.4 का जोन था इसका। वो इस वजह से बिल्कुल सही बात आपने बोली कि ट्रेड ही ये कहीं ना कहीं अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खुला। अगर इस वीक में कहीं रिजल्ट डिस्काउंट हो रहा था तो उसके ऊपर खुलना चाहिए था, सस्टेन होना चाहिए था। बेस जरूर इसके पास बना हुआ है, पिछले 30 सप्ताह का बेस है 65 रुपए के आसपास का, लेकिन अभी एंट्री बनती नहीं है। इस वीक का हाई 73.50 रुपए, उसको कन्विंसिंगली तोड़ दे तब खरीदिएगा, तो इस केस में आपको बड़ा टारगेट मिलेगा 95 रुपए के आसपास। तब तक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा, रिजल्ट विवेक जी ने बता ही दिया है। स्टॉक प्राइस में वही चीज डिस्काउंट हो रही है, हो सकता है फर्दर गिरावट देखने को। बिल्कुल, जब तक दूसरी अर्निंग नहीं आ जाती है जो कि क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई स्ट्रीट को खुश नहीं करती, जब तक हाई वैल्यूएशन वाले काउंटर्स पर यही रिस्क हो जाता है जो बबल जोन में थोड़ा चले गए हैं। तो सुजलॉन पर सर ने बता दिए लेवल्स, उनका जरूर ध्यान रखें। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कौन सी ब्रोकर्स की रिपोर्ट हैं और कहाँ पर ब्रोकर्स बुलिश और बियरिश हो रहे हैं। मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं, शौर्य बताएं। जी आज जो हम तीन कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहली कंपनी है जिसपे दो ब्रोकर्स की राय है, एक देशी एक विदेशी, वो है BHEL। BHEL अगर आप रिजल्ट्स की बात करें 96 करोड़ का प्रॉफिट किया था, बल्कि पिछले साल इसी क्वार्टर में आपको लॉस दिखा था 58 करोड़ को, यानी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। और उसके बाद अगर देखें तो वैसा नहीं है, ब्रोकर थोड़ा सा काउंटर बुलिश नजर आ रहे हैं। जो मोतीलाल ओसवाल है वो कंपनी पर बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के थ्रू मिली थी, जो भी 74,600 करोड़ पर स्टैंड करती है। उसके अलावा डिफेंस ऑर्डर बढ़ने की तो उम्मीद है। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि जो नेवल, EW सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम, प्लेटफॉर्म, यहाँ से अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और उनका FY24 से 27 के बीच में उनके हिसाब से BHEL का रेवेन्यू 19% के कैकर से बढ़ेगा। रिस्क की बात करें तो स्लो डाउन ऑर्डर में, कंपटीशन, फाइनलाइजेशन होने में टर्न रखी है, मेजर रिस्क है। लेकिन दूसरी कंपनी है CLSA ने BHEL पर बात करें तो यहाँ पर राय दी है अंडर परफॉर्म की, और 189 का यानी करंट प्राइस से भी नीचे का टारगेट देते हुए नजर आया है। और CLSA का मानना है कि जो कंपनी में चेंजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। और FY26 की अर्निंग्स पे PE चल रहा है 40 का, यानी जितना पॉजिटिव आउटलुक है उससे ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक मार्केट ने फैक्टर इन कर रखा है, जिस वजह से CLSA को उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट में करेक्शन आने को मिल सकता है इसके प्राइस में। इस पर अगर बात करें तो CLSA का ये भी मानना है कि जो फॉसिल ऑर्डर्स हैं वहाँ पे रिसर्जेंस हुआ है, जो कंपनी के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ जो थर्मल पावर में L&T की एंट्री है, ये BHEL के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। फिर अब बात करते हैं सिमिलर कंपनी की डिफेंस की, जो है BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, उन्होंने 1091 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि 34% की ग्रोथ है और एस्टिमेट से भी हायर है। हम अगर से बात करें, मॉर्गन स्टैनले की रेटिंग आई है, ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट है 364 का, यानी करंट प्राइस से अच्छी खासी अप मूव दिखाया है। और मॉर्गन स्टैनले ने बोला है कि FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ 15% रही है और ऑर्डर का इनफ्लो रहा है 250 बिलियन का, और ग्रॉस मार्जिन रहे हैं 42% के। और आगे आने वाले टाइम में भी मॉर्गन स्टैनले को उम्मीद है कि अच्छा क्वार्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अगले 5 साल के लिए 15% में ग्रोथ दिखाई है कैगर की रेवेन्यूज में। उनका मानना है कि रेवेन्यू कैगर आने वाले टाइम में 17.5% हो सकता है। और ऑर्डर जो इनफ्लो है, यानी टॉप लाइन के बेसिस पे मॉर्गन स्टैनले काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रहा है पूरे आउटलुक को देखकर सेक्टर के, जिसके फायदा मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से BEL को मिलते हुए नजर आएगा। फिर है फर्स्ट सोर्स अगर बात करें उसमें नोमुरा ने रेटिंग दिया है, बाय कॉल दिया है और टारगेट दिया है 400 रुपीज़ पर शेयर का। नोमुरा ने बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बीट करें और मार्जिन स्वयं इन लाइन रहे एस्टिमेट्स के। और FY25 के लिए जो गाइडेंस है उसे बढ़ा दिया गया है, 19.5 से 20.5 कर दिया गया, 11.5 से 13.5 के बदले, यानी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लगभग 8-9% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू की गाइडेंस में, वो नोमुरा ने बोला है। और दूसरी बात, मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो स्लो रहने वाला है इनिशियली, क्योंकि फ्रंट लोडिंग की उम्मीद है। उसके उन्होंने जो EPS का टारगेट है FY25 से FY27 को, उसको भी 2.6 से 9.6 कर दिया है।
बिल्कुल। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ रडार पर जो शेयर हैं उसमें BHEL हम बात भी कर रहे थे कि नतीजे ठीक हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन भी है। एक कंपनी मोतीलाल ओसवाल मान रहे हैं कि नतीजे अच्छे हैं तो 360 का टारगेट है। CLSA मान रहे हैं कि प्रॉब्लम तो है, तो 189 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। तो ये आपको स्टॉप लॉस ऑफ टारगेट दोनों ही मिल गए हैं, मुझे लगता है फंडामेंटल वाले। लेकिन BEL यहाँ पर कंप्लीट ओवरवेट की रेटिंग, नतीजे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले थे। 364 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली का, और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यहाँ पर नमूटा का टारगेट है 400 रुपये का। तो ये कुछ एक काउंटर्स जो कि रिसर्च हाउसेस की रडार पर हैं, और इन पर शौर्य ने हमें अपना बता दिया है कि किस तरह से वो टारगेट्स लेकर चल रहे हैं और क्या कुछ उनकी बारीकियाँ हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शरद सर के पास लौटता हूँ। शरद सर, कुछ एक रिजल्ट्स वाले काउंटर जो कि जिनके कि आज नतीजे हैं सर, उसमें अदानी एंटरप्राइजेज, स्पोर्ट्स, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, कॉनकोर, हुडको, इतने सारे जो हमारे दर्शक डेली सवाल पूछते हैं उसमें कुछ हैं। सर, अदानी एंटरप्राइजेज रिजल्ट्स तो अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, पोर्ट्स के भी रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, टर्न अराउंड हो सकता है अदानी एंटरप्राइज के रिजल्ट्स में, क्योंकि बेस छोटा है। काउंटर लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। कल कोशिश की थी लेकिन आज चल नहीं पा रहा। कैसे ट्रेड करें सर इस काउंटर को? देखिए, अडानी में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट सारे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स को भी स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बाजार का टेक्सचर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, बाजार का थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब है। पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप देखिएगा तो वीक है। मतलब अडानी इंटरप्राइजेस अगर आप देखिए तो जो आज का जो हाई है करीब 2830 के आसपास, जब तक वो ना निकले आप बुलिश मत होइएगा। वो निकल जाए, अगर वहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, 2830 के ऊपर स्टॉक जाता है, सस्टेन होता है, 2738 का भाव है, तो आपको 3100 तक के टारगेट बिल्कुल तब लेकर के इन दैट केस चलने चाहिए। यहाँ पर कैनरा बैंक के सबसे ज्यादा मैं बुलिश हूँ, क्योंकि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट अच्छे हैं, PSU बैंक के मोरलेस रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। एक 93 रुपए का अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक का। स्टॉक इस जोन को स्टॉक ने काफी लंबे समय से तोड़ा नहीं है। करीब पूरे साल का आप देख ले तो सालाना बेस है। हाँ, थोड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है, करीब 105 रुपए के आसपास, 100 रुपए का भाव है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर कोई रिजल्ट ही प्ले करना चाहता है तो यहाँ पर एक अच्छा कॉल आ सकता है। अदर देन दैट आप देखिए हिताची एनर्जी, इसको पावर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह के यहाँ पर देखिए पावर सेक्टर के रिजल्ट्स ठीक ही ठाक आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर CG पावर के रिजल्ट अच्छे आते हैं, हिताची एनर्जी के रिजल्ट भी अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप एंट्री करना चाहें तो तुरंत ना करें। 13,500 का भाव है, इसको 14,150 के ऊपर निकलने दें। 14,150 के ऊपर सस्टेन करें, आपको बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये ऑल टाइम हाई 16,350 का भी तोड़ सकता है, मुझे लगता है धीरे धीरे 18,000 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये जरूर। और हुडको में भी आप अगर देखें तो गिरावट है, लेकिन एक बेस बना हुआ 165 180 के आसपास का बेस है। तो मुझे लगता है अगर ये कहीं 215 के ऊपर सस्टेन हो जाए, पहले 15 रुपया छोड़ दीजिए, 200 रुपए का भाव है, 7-7.5%, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, चलता भी बहुत लंबे तरीके से है। तो अगर 215 के ऊपर सस्टेन करिए तब आप खरीदिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कैनफिन होम, PNB वगैरह, PNB हाउसिंग वगैरह के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो आपको एक वो मिल सकता है। एक बार यहाँ पर देख। और दूसरा कॉनकॉर्ड देखिएगा। कॉनकॉर्ड में जरूर मुझे लगता है कि जिस तरह के एजिस लॉजिस्टिक्स वगैरह के रिजल्ट आए हैं, हो सकता है कॉनकॉर्ड के रिजल्ट अच्छा देखने को मिले आपको। तो उस स्थिति में हो सकता है स्टॉक में एक पुल बैक आए, तो पुल बैक लिमिटेड हो सकता है। अभी 788 का भाव है, 100 रुपये आपको एक टेक्निकल पुल बैक मिले, थोड़ा बाजार अगर सपोर्ट करे। बिल्कुल तो सर, ये आपने सारे स्टॉक्स हैं जहां आपको। जी सर, आपने एजिस लॉजिस्टिक्स की बात की। मैं इसकी खबर बता देता हूं दर्शकों को। एजिस लॉजिस्टिक्स की सब्सिडरी एजिस वोपक टर्मिनल्स का IPO आने वाला है और उसको लाने की तैयारी की जा रही है कंपनी की तरफ से। IPO का साइज 4,000 करोड़ रुपए है और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाए भी जाएंगे। सर, आप एजिस लॉजिस्टिक्स को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है। देखिए, अगर आप आप देखेंगे तो फॉलिंग वेज पैटर्न बना है टेक्निकल चार्ट्स में। इसका ब्रेकआउट ड्यू है, इसका ब्रेकआउट आएगा करीब 785 के ऊपर। तो अभी 753 का भाव है, 785 के ऊपर निकले तो बिल्कुल खरीदिएगा। थोड़ा उस स्थिति में गिर भी जाए तो भी खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अच्छा बेस 630-650 में बना हुआ है। ये स्टॉक 930 रुपए जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप मान के चलिए करीब यहाँ से क्या 750-930, तो मोटा मोटा आपको जो है 180 रुपए का यहाँ पर अपसाइड दिखेगा। तो बड़े मूव की तैयारी हो रही है जिस लॉजिस्टिक को, बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए। मतलब एक ब्रेकआउट के बाद माफ कीजिएगा, 780 के बाद खरीदिए, अभी कोई चांस ना लीजिए। बहुत रिस्की ट्रेडर है, रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके एंटर करिए। 20-20% करके पैसा डालिए, और जो है ब्रेकआउट आने पर 780 पर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाइए, 930 का भाव आपको मिलेगा।
बिल्कुल, कंपनी के रिजल्ट्स तो रेवेन्यू साइड तो पॉजिटिव थी, प्रॉफिट फ्लैट था, लगभग 150 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़ रुपए रहा था। और जो रेवेन्यू थे वो 1235 करोड़ से बढ़कर 1750 करोड़ रुपए रहे कंपनी के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 208 करोड़ से बढ़कर 224 करोड़ रुपए। तो रिजल्ट्स इन लाइन कह सकते हैं, ऑन द पॉजिटिव साइड। लेकिन कुछ दर्शक हैं सर, क्योंकि आज नतीजों से उम्मीद को मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ रहा है और छोटे शेयर ऊंची छलांग को थोड़ा सा मैं अभी डेफर किए वो बैठा हूँ किसी क्योंकि हमें एक मैनेजमेंट का वेट हो रहा है, उनसे नतीजों पर चर्चा करनी है। लेकिन दर्शकों के सवाल लेते हैं हम। राहुल दास जी का सवाल है सर, टाटा स्टील पूछ रहे हैं इन ये होल्ड करें या बाय करें, या इसको रखें। 165 रुपये के लिए हुए इन्होंने। देखिए इसका बेस वही फिर आके घूम करके वहीं आ गया 140 145। तो जब तक इसको ना तोड़े तो आप होल्ड कीजिए। नई खरीदारी एडिशन तब कीजिएगा जब 155 के ऊपर निकल जाए। 155 का सपोर्ट इसने तोड़ दिया तो 140 का स्टॉप लॉस ला करके आप बने रहिए। एडिशन तब कीजिएगा। जो दर्शक देख रहे हैं बाकी अगर वो खरीदना चाहे 155 खरीदे, आप भी साहब ऐड करना तो 155 के ऊपर कीजिएगा। उस स्थिति में आपको 180 का टारगेट ऊपर देखने को मिलेगा। जी, ईश्वरन देओल जी का सवाल है, गेल के इनके पास सर कुछ शेयर पड़े हुए हैं 230 रुपए के, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? अभी मत एवरेज कीजिएगा गेल को। गेल या तो गिर करके 180 85 पे मिले, अभी 200 रुपए का भाव है, तब एवरेज कीजिएगा। और यह आपको ऊपर 210 को ब्रीच कर दे, 210 के ऊपर जाके सस्टेन कर जाए, बना रहे, तब आप उसको खरीदिएगा। तभी आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो हो सकता है स्टॉक में थोड़ा आपको प्रेशर देखने को। जी, अंशुमन जी, आपने टाटा तो लिख दिया सर, पूरा लिखिए। टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं सर, ऐसे तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि टाटा की कौन सी कंपनी पर आपका सवाल है। तेहा अली जी का सवाल है एनसीसी पर, सर 314 शेयर लिए हुए इन्होंने 326 रुपए के, 6 महीने का व्यू है, क्या करना है? देखिए कल तनु प्रोजेक्ट वगैरह का रिजल्ट अच्छे आए हैं तो मुझे लगता है कि सीसी का भी एक बन गया है अच्छे रिजल्ट का। मुझे लगता है यहाँ पर है हिसाब किताब। तो देखिए 270 के बाद बहुत अच्छा बेस है एनसीसी में। तो ये बिल्कुल आप 270 के पास अगर बेस है तो बिल्कुल उस बेस को पकड़ के चलिए। मुझे लगता है बड़ा मूव जैसे 300 रुपए के ऊपर चलेगा, 285 भाव है, बड़े मूव्स के अंदर आएंगे तो दो तरीके, या तो रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं 270 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। वीक फ्राइडे टू फ्राइडे 270 देखिए कट जाए तो काट दीजिएगा, या अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं तो 295 के ऊपर निकलने दीजिए। 295 के ऊपर सस्टेन करे तो खरीदेगा, आपको बड़ा मूव पर एकदम देखने को मिलेगा। है तो 270 के स्टॉप लॉस से बने रहे। जी, हेमंत रॉय जी का सवाल है सर, ट्रेंड पर अगले एक मंथ का विजन चाहते हैं, क्या करना चाहिए? तो देखिए स्टॉक काफी चला है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं। और देखिए जी, तो देखिए नहीं माफ कीजिएगा, रिजल्ट आए नहीं है, सॉरी। तो देखिएगा देखिए तो ट्रेंड में आप देखिएगा यहाँ पर 6800 रुपए का एक बेस बना हुआ है। देखिए वीमार्ट वगैरह रिजल्ट अच्छे आए हैं तो एक बार क्यों लिया जा सकता है। मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस 68 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो वो जब तक 6800 नहीं टूटता तब तक बेरिशनेस नहीं रहेगी। लेकिन बड़ा मूव तब आएगा जब ये कहीं अपना सप्लाई जोन 7800 का काट देगा। 7800 का एक बड़ा सप्लाई जोन बन गया है इसके अंदर, वो काटे तो एक बड़ा मूव आपको दोबारा 9000 की तरफ देखने को मिलेगा। तब तक आप 6800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके खड़े रहिए। जी, अंशुमन जी का सवाल आ गया टाटा मोटर्स पर, ये सवाल पूछ रहे थे सर, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू? देखिए ये आपने देखा फेस्टिव सीजन की डिमांड थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है। ये सभी लोग बजाज ऑटो की कमेंट्री के बाद से सबका निकल करके आ रहा है। तो देखिए क्या हुआ है कि ब्रेकडाउन आया है 895 रुपए का, जो आना नहीं चाहिए था। स्टॉक काफी स्ट्रेंथ था। ये वही जोन है जो पूरा साल आप समझे फरवरी के बाद से पूरा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहीं से देखने को मिला था। वो जोन भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो अगला सपोर्ट जोन क्या है? सपोर्ट जोन है 785 से लेकर के कहीं 820 तक। इस जोन में जाके स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है। तो वहां देखिएगा कंसोलिडेट हो जाए 3 4 5 दिन 10 दिन तो आप बिल्कुल बुलिश हो जाएगा। उसी का स्टॉप डे का उसी का लो का स्टॉप लॉस लगेगा। पुल बैक आएगा वही 895 900 तक। बड़ा मूव तभी आएगा जब वो 895 900 के जोन के ऊपर सस्टेन करेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं साबिहा सईद जी, काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं सर, आज भी मेरा क्वेश्चन नहीं लिया लगता है। आपका लेते तो हैं सईद जी। शरद सर से आंसर चाहिए ओएनजीसी पर सर, 298 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और परसिस्टेंट सिस्टम का भी टारगेट बता दीजिए। देखिए जहां तक परसिस्टेंट सिस्टम का है, परसिस्टेंट सिस्टम को तो आप रख के भूल जाइए। देखिए बहुत अच्छा स्टॉक ने मूव दिया है। 3400 रुपए से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी भाव है 5600।
तो बिल्कुल देखिए जिस तरह के इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं परसिस्टेंट कोकोज के, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, आने वाले क्वार्टर में भी बना रहेगा। तो जब अभी देखिए निफ्टी आईटी की बात विवेक जी ने की, किस तरह से निफ्टी आईटी ब्रेकआउट की संभावना, ब्रेकआउट आया था तो बहुत अच्छा स्टॉक चलेगा। मुझे लगता है अगर इसको 2 क्वार्टर आप होल्ड कर जाएं परसिस्टेंट को, और आप रोज रोज ना देखें, तो कम से कम आप मान करके चले 5800 का, फिर 5600 का भाव है, आपको बहुत आराम से कहीं ना कहीं 6700 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। मैं एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहा हूँ। अब अगर ओएनजीसी को आप देखें तो ओएनजीसी में ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इस वीक में सस्टेन कर रहा है, लेकिन 280 के नीचे खिसक गया, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब चूंकि 280 के नीचे स्टॉक खिसक गया है, तो बेस कहाँ है स्टॉक का, इसका बेस है 246 रुपए से लेकर के कहीं 250-55 रुपए के आसपास, जहां पर अभी इसका लो बना है इस वीक का। उस जोन में इसको सस्टेन करने दीजिए, सस्टेन हो जाए, चलने लगे, इसके बाद एक पुल बैक आएगा 280 रुपए तक, बिल्कुल आएगा, ये दिख रहा है। तो पुल बैक आएगा 280 तक, वहां आप देखिएगा आपका मनी मैनेजमेंट क्या अलाउ करता है, जी आपको पोजीशन काटना है नहीं, 280 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप बुलिश हो जाएगा, फिर अपनी अपर ट्रेजेक्टरी में स्टॉक चलेगा, धीरे धीरे आपको 320-330 तक के टारगेट दिखाएगा। बिल्कुल। तो काफ़ी नतीजे हैं, इम्पैक्ट है, लेकिन एक काउंटर जिस पर कि नतीजे आए हैं, उनके मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंपनी का नाम है इंडिजिन। इस कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के लिए डिस्कस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO मिस्टर सुहास प्रभु जी जुड़ चुके हैं। सुहास सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। एंड Good morning. एंड सर, आई रिमेंबर, आई थिंक आपके IPO पर भी बात हुई थी, और काफ़ी अच्छे IPO के बाद आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है, और करीब 50% से ज़्यादा आपका IPO का से अभी तक शेयर चल चुका है ऑलमोस्ट पिछले 4-6 महीने में। एक अच्छा IPO, सक्सेसफुल IPO। बट पहले मैं दर्शकों को सर रिजल्ट्स बता देता हूँ, देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। सर, रेवेन्यू अगर देखें तो कंपनी का 8% जंप हुआ। कंपनी के रेवेन्यू 635 करोड़ से बढ़कर 686 करोड़ आए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 75 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला। एबिटा 4% बढ़ा है, 121 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ रुपए। मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिला, 19% के मुकाबले 18.4%। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जो ये मार्जिन्स पर दबाव है, इसमें मैं पढ़ रहा था कि आपके जो जुलाई में आपने वेज हाइक किया, उसका कुछ इम्पैक्ट है। सर, ये स्टेबलाइज हो जाएंगे 19% के आसपास दोबारा? Yes. So as you rightly mentioned, the wage hike, which was impacted effective July 2024, is the annual wage hike cycle for the company. And therefore, we had a negative impact of about 2.2% on the margins coming from the wage hikes. But as you can see, at a EBITDA level, the net impact has been only 1.2%, because there are other initiatives to improve productivity and enhance margins, which has partially offset this in the current quarter, and we believe that would sustain in the quarters going forward. And lastly, I would also like to highlight that our interest costs have come down to zero, interest costs on the debt servicing part. And therefore, the impact on the PAT is positive. Our PAT margins are up by 0.4%, and our EPS is up 13% year on year, and for the first half by 17%. So we believe that all this bodes well at a earning level going into H2 also. जी सर, मैं एक चीज और पढ़ रहा था कि योर लार्जेस्ट कस्टमर हु जस्ट गेव रेवेन्यू वर्थ ₹42 million इन इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो। हाउ बिग दिस क्लाइंट कैन कंट्रीब्यूट दिस ईयर इन योर रेवेन्यू, सर? So, as you rightly said, our largest customer, we had $42 million of revenue for the full fiscal year ending March 24, and this customer continues to grow. So, over the next 2 to 3 quarters, we believe that this is a customer that can actually move into the next range, which is about $50 million plus customer. We believe that this could be our first customer in that range. And it continues to grow every quarter, so we are proud of that as well. जी, one more thing, sir. Revenue from top 5 clients continue to grow by 2.3% sequentially. So what's the total contribution in overall revenue from these top 5 clients, sir?
So that continues to be stable, at I think somewhere around 60% plus our top five customers. The two customers in this segment, where we had certain headwinds coming out of company-specific issues, restructuring and the like, we believe have stabilized. And the others continue to grow, including the largest customer that we mentioned. And this again provides confidence to us, given that our large customers also continue to grow with us and repose confidence in our abilities. जी, वन मोर थिंग सर, जो अब हम चूंकि हाफ ईयर पर खड़े हुए हैं एंड वॉट एवर जो भी हमने पॉजिटिव साइड देखी यूएस इकोनॉमी में भी और इंडियन इकोनॉमी में भी, वो भी हमने देख ली है एक तरह से. अब थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लिहाज से थोड़े से लोग टॉप आउट को लेकर थोड़ा टेंशन में है एंड कोई भी कंपनी अगर थोड़ा सा भी मार्जिन्स पर या उसकी गाइडेंस में थोड़ा भी कट आ जाता है तो मार्केट तेजी से रिएक्ट करता है. सर मैं यही जानना चाहता हूं कि आप किस तरह की अब सेकेंड हाफ के लिए लेकर चल रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपकी, क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या कुछ प्लान्स हैं आपके फॉर द सेकेंड हाफ? Yes. Firstly, the industry segment that we work with, our customer industry segment, is fairly resilient, right? The healthcare and more specifically the life science industry globally is fairly resilient from economic cycles and the like. And more specifically, this segment today, the conversation is around a lot of new launches, new products hitting the market in the next 3 years, 2025 to 2028. Even 2024 has been a relatively better year compared to 2023. With all of that and the new logos also, we saw our active customer list growing, our $1 million customer list growing, which is coming from a few logos that we have added over the last couple of quarters, and revenues have started kicking in. And these should continue ramping up going into H2. And therefore, both revenue growth and margin growth going into H2, we feel today we are well poised. We are very confident of a better H2, and fingers crossed we'll do better in H2 compared to H1. Okay, so H2 will be the better, would be better than the H1, sir. So anything on the revenue side and on the PAT side, what could be the growth guidance? Like in the double-digit growth would be there, or maybe higher single-digit growth would be there. So what kind of growth you are anticipating, sir? While we refrain from giving any specific guidance and forecast, what we would like to highlight is that the few customers that we added, and more specifically in the enterprise segments of our business, which is 85%, wherein these are more longer term and recurring sustainable contracts. Both the enterprise segments constituting 85% of our revenues have grown sequentially at 3.6% quarter on quarter. And the sustained margin improvement initiatives that we see, which are already playing out, we believe this would both result in a strong coming quarters as well, right? This momentum, this should sustain going into Q2 also, as these customers continue to ramp up, impacting our revenues positively, and our initiatives on the margin improvement also moving the margins at a EBITDA level, going towards 20% and beyond in the coming future. Okay, so EBITDA margins would be there, would be at around 20% in near future, and H2 would be better than the H1. So that's a kind of outlook what the management has shared with us. Thank you very much, sir, for joining and giving us for good having guidance. me again on your show. Thank you, sir. Thank you. Our pleasure. तो यहाँ पर नतीजों पर हमने काफ़ी बात की और हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़े, काफ़ी कुछ नतीजे हमने चर्चा किए जो आज आने हैं और जो जिनके नतीजे कल आए थे और उन पर क्या आउटलुक है. लेकिन अब नतीजों की चर्चा को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग पर.
छोटे शेयर ऊंची छलांग, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पेस 360 के को फाउंडर श्री अमित गोयल सर भी जुड़ चुके हैं। अमित सर, गुड मॉर्निंग एंड सर विश यू वेरी हैप्पी धनतेरस। आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक, आपको, आपकी पूरी टीम को और आपकी सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही लेना चाहता हूं कि कल जो एक रिकवरी मार्केट में देखने के लिए मिली थी, हमने देखा कि जो ईरान इजराइल वाला जो टेंशन था वो कुछ हद तक, भले ही अटैक किया इजराइल ने, लेकिन वो कुछ हद तक ईज भी हुआ, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आए कि आगे वॉर को एस्केलेट करना है। लेकिन सर, बावजूद उसके मार्केट में कल रिकवरी आई, आज नहीं है। तो ये क्या कारण क्या बन रहे हैं सर? मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं या लौट नहीं पा रही है? जी सर। विवेक, जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो अब मार्केट में बहुत वीक हुआ है, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, ऑपरेटर्स का। और ये अब एक वजह है कि कोई भी तेजी जो है वो स्टिक नहीं कर रही है। कल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन में देखें तो ऐसा रिपीटेडली हुआ है कि किसी एक दिन रिकवरी बनी, मगर हमने उसके अगले या उसके अगले से अगले दिन ही हमने जो है वो नए लोस बना दिए और हमने फर्दर नीचे में प्राइस एक्शन हुआ और ये चीज फिर रिपीट हुई है। और ये एक किस्म का जो है वो कंप्लीट क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है मार्केट में। एंड एफआईआई सेलिंग तो बरकरार है, मगर कल के भी जो फिगर्स थे वो कोई उतने ज्यादा बहुत बड़े फिगर्स नहीं थे। मगर मैं समझता हूं कि मार्केट चूंकि पिछले 4 हफ्तों से गिर रही है और रिलेंटलेस जो है वो सेलिंग भी हो रही है और रिलेंटलेस जो है वो लोगों को उनकी लेवरेज पोजीशंस में लॉस हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ऑफ द मार्केट जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, ये जो है ये मार्केट अभी ठीक नहीं लग रही है और आप जो है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को प्रून डाउन कीजिए। तो आई थिंक ये उन लोगों की रिलेंटलेस सेलिंग के वजह से और क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से हो रहा है। कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में सडनली कोई फंडामेंटल्स जितने थे अभी ये हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, फंडामेंटल्स उससे और बहुत ज्यादा खराब हो गए। ये सेंटिमेंट है जो ज्यादा खराब हुआ है। फंडामेंटल्स मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे नहीं हैं, कंसर्न्स हैं अभी, मगर ये सेंटिमेंट इज गेटिंग नाउ वर्स देन द फंडामेंटल्स। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट इज वीक, फंडामेंटल्स उतने वीक नहीं हैं, अमित सर का मानना है। लेकिन कुछ दर्शक जो कि सवाल लगातार भेज रहे हैं, उनके समान सवाल भी लेना शुरू करते हैं। इनका एक हमारे दर्शक हैं कमलेश जी, इनका सवाल है, शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेनको गोल्ड पर शरद सर 1380 के लिए हुए इन्होंने कुछ शेयर, सर क्या करें, एग्जिट कर लें क्या? देखिए, आप सैनको गोल्ड की पूछ रहे हैं जी। जी, तो ये विवेक जी, सैनको इंडस्ट्रीज के नाम से लिस्टेड है क्या ये? सर मैं एक बार देख लेता हूँ, वैसे सेनको गोल्ड के नाम से ही आता है ये। आई थिंक 1000 रुपीज़ से ऊपर का शेयर है। यस, 12% डाउन है आज। SENCO गोल्ड के नाम से ही है सर, सेनको SENCO एंड गोल्ड। जी जी, तो देखिए जी, मैं एक्चुअली गोल्ड के शेयर्स ट्रैक नहीं करता हूं, तो नो इशूज। सो देखिए, यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल 1073 का भाव है और जो बिल्कुल, चलिए फंडामेंटल डिस्कस नहीं करते हुए जी, आप ज्यादा इसको डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, ब्रेकडाउन है और ये धीरे धीरे गिरावट बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपको 940 रुपए के आसपास तक भी स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। बुलिशनेस तभी बनेगी जब ये कहीं 1180 के ऊपर सस्टेन करेगा। 1170 का भाव है, तो एक ब्रेकडाउन मिला है इसको 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, तो ये कंसोलिडेट करेगा दोबारा 930, 940 रुपए, 928, 930 रुपए के आसपास। जी अमित सर, आप से मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर थोड़े बुलिश थे और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सभी के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल के सर कल रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। रिजल्ट्स में थोड़ा रेवेन्यू साइड तो ठीक था, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं था, लेकिन पैट साइड जो था वो लॉस में आ गया और कंपनी का एक
हम देख रहे थे कि 13,700 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 449 करोड़ रुपए का लॉस, और एबिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का थोड़ा गिरा है और 23,171 करोड़ का था जो कि 3467 करोड़ का रह गया। आई नो कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स फॉर द डेंट, बट अब क्या करें सर, इन तीनों ही कंपनीज पर आपका आउटलुक और आईओसी पर स्पेशली, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दर्शक इस पर सवाल पूछ रहे हैं। जी देखिए, मेरा आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है विवेक, और उसकी दो वजह हैं। देखिए, जो जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर गया था, इसमें जो ऑफटेक था पेट्रोल और डीजल का वो कम हुआ है, और उसकी वजह ये थी कि हम जो है वो एक मॉनसून, हमारा बहुत अच्छा मॉनसून सीजन आया था, और ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी इस क्वार्टर में थोड़ी श्रिंक हुई है, जो कि हमें मल्टीपल सेक्टर और मल्टीपल इकोनॉमिक डेटा से हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके वजह से जो है वो इनकी टॉप लाइन अफेक्ट हुई, मार्जिन्स अफेक्ट हुए ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स के वजह से, जो कि बहुत ही पुअर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स आए हैं। सीजनली जो है, अब अगर आप इस क्वार्टर की बात करेंगे तो आपका पेट्रोल और डीजल का ऑफटेक भी अच्छा है, मार्जिन्स भी आपके प्रोटेक्टेड हैं ऑन दी ऑयल मार्केटिंग साइड। ऑन द रिफाइनिंग साइड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मगर प्रोबेबली वी मे हैव सीन द वर्स्ट, क्योंकि सीजनली अगर आप बात करें तो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में जो है रिफाइनिंग मार्जिन्स थोड़े बेटर होते हैं बिकॉज ऑफ विंटर्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जिसके वजह से है वो एक तो कुछ आउटेजेस होती हैं, कुछ रिफाइनिंग कंपनीज जो हैं वो उनको अपने शट डाउन करते हैं कुछ मेंटेनेंस के लिए, और दूसरा जो है वो एज टेम्परेचर्स गो डाउन जो हीटिंग ऑयल और कई प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड बढ़ती है। तो उसके वजह से हमने अक्सर देखा है कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में जो है वो रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, ये डेफिनेटली मैं मानूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से वर्स रिजल्ट्स आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव हिट द लो पॉइंट ऑन द रिजल्ट्स। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट्स जो हैं वो इससे बेटर आएंगे, टॉप लाइन भी बेटर आएगी, ऑयल मार्केटिंग बिजनेस में जो मार्जिन्स हैं वो ओवरऑल ठीक रहेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप आपका जो है वो थ्रूपुट और आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपका रिफाइनिंग साइड पे जो है वो मार्जिन बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि एबिडा में आपको एक अच्छा जंप मिलना चाहिए फ्रॉम लास्ट क्वार्टर टू द करंट क्वार्टर। सो जो अब रिजल्ट्स आएंगे जनवरी और फरवरी में, मुझे लगता है कि वो अभी वाले जो रिजल्ट्स हैं उससे काफी बेहतर होने चाहिए। जी, दीप कोटक जी का सवाल है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और एसबीआई कार्ड्स पर। शरद सर, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के कल रिजल्ट्स देख रहा था मैं, रिजल्ट्स के बाद काउंटर 1 या 2% नीचे आया था क्योंकि इनकी अदर इनकम कम हुई थी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम दिख रहा था, आई रिमेंबर। सर, अब कैसे ट्रेड करें? काउंटर लगभग उन्हीं लेवल्स पर चल रहा है जहां पर कल था। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो लगातार नेगेटिव करंट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है। 160 का बड़ा सप्लाई जोन है, 150 160 का सप्लाई जोन है, तो नई एंट्री मत कीजिए। अगर आपके पास है तो आप ये मान करके चलिए कि जो नवंबर 2022 से लेकर और जुलाई 2023 के बीच का जो कंसोलिडेशन जोन है वो 110 रुपए के आसपास से 130 रुपए के आसपास का है। वही कहीं स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। ऊपर जब तक 150 के ऊपर ना निकले तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। आप थोड़ा सा, आपको समय देना पड़ेगा, आप थोड़ा स्टक रहेंगे। और जहां तक एसबीआई कार्ड का है, मेरे से आज इसका रिजल्ट भी है, और आईटीसी की जो कमेंट्री आई थी विवेक जी, आपने देखा उस पर ये भी निकल के आया था कि कार्ड्स का जो स्पेंड है वो भी काफी गिरा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रिजल्ट्स कमजोर आए, तो बाजार वही डिस्काउंट करके चल रहा है। हो सकता है स्टॉक आपका जो जून 2022 का लो है करीब 650 रुपए के आसपास, अभी 668 का भाव है, वही इसका बेस है। अगर इसको भी तोड़ता है तो और नीचे हो सकता है, खिसक करके कई स्टॉक आपको 575 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाजार वीक है। तो वीक बाजार में क्या होगा, थोड़ा भी कमजोर रिजल्ट आएगा तो स्टॉक की पिटाई होगी। आपने इंडसइंड बैंक को देखा कि किस तरह से स्टॉक पिटता हुआ दिखाई दे, तो हो सकता है कि 575 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे। थोड़ा सा रिजल्ट अगर ठीक ठाक आता है और तो उस स्थिति में आप देखिएगा 700 690 95 को स्टॉक सस्टेन करे, 670 का भाव है, तब एक पुल बैक आपको 750 776 रुपए की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। जी,
अमित सर, जो हमारे दर्शक थे सवाल पूछ रहे थे वो आईओसी पर ये पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर लें, उनके थोड़े 20 रुपए ऊपर के भाव के शेयर लिए हुए हैं। जी, मुझे लगता है विवेक कि हम लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट व्हेन आई चेक प्राइस कोई 140 के रेंज में चल रहा था एग्जैक्टली इसका। सर, उसी रेंज पर चल रहा है सर। जी, मुझे लगता है कि 140 के प्राइस में जी एवरेज डाउन करने के लिए वो इसको ग्रेजुअली बाय करें, कुछ आज बाय करें, कुछ कल करें। अगले 3-4 दिन तक जो है, जो उनको जितनी भी एवरेजिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा करके रोज इसमें एवरेजिंग करें, क्योंकि रिजल्ट्स वाकई जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी खराब थे। तो अमूमन जो है वो इसका असर आने में पूरा रिफ्लेक्ट होने में 2-3 दिन कई बार लग जाते हैं, मगर धीरे धीरे करके बाय करते हैं। मुझे लगता है कि इस भाव में अगर वो बाइंग करते हैं तो मुझे यहाँ से डाउनसाइड जो है वो ज्यादा नहीं दिखता है। और चूंकि उनकी अभी शायद मौजूदा एवरेज 160 के करीब है, अगर वो एवरेज जो है 146 148 के करीब आ जाती है तो मुझे लगता है कि एक कम्पेटिटिव एवरेज होएगी। और उनको अगले 2 महीनों में डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिलने की काफी संभावना बन जाएगी। जी अमित सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके पास 57 के लिए हुए हैं। लेकिन मुझे आई रिमेंबर मेरी आपसे बात हुई थी तो यू वर बुलिश ऑन सम पीएसयू बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड वी हैव जस्ट सीन द काइंड ऑफ रिजल्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेश किए, काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए। काउंटर चला भी था कल, इनफैक्ट पीएनबी ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 97% का पैट में जंप मिलेगा, लेकिन 145% का जंप देखने के लिए मिला। सर, कैसे देखें इन पीएसयू बैंक्स को, स्पेशली ये जो छोटे बैंक हैं लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र काइंड? विवेक, मैं पीएसयू बैंक्स पे अभी भी पॉजिटिव हूँ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे अच्छा लग रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकारी बैंकों के रिजल्ट्स जो हैं वो ओवरऑल अच्छे आ रहे हैं, और एक ऐसे सिनारियो में जहां पे कि बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे स्टॉक्स इतना सीवियरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे में आई थिंक इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी कि एटलीस्ट गवर्नमेंट बैंक्स के जो है अधिकांश बैंकों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और बैंक महाराष्ट्र भी मुझे ओवरऑल अट्रैक्टिव लगता है। आई थिंक ओवरऑल जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, आप मान के चलिए कि जो भी अक्टूबर बॉटम है, आप वहां से 25-30% आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से लेके 3 महीनों में। तो अगर उतना अपसाइड पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आता है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो छोटे वाले पीएसयू बैंक्स हैं, दे विल टेंड टू आउटपरफॉर्म द बिगर पीएसयू बैंक्स। सो मुझे लगता है कि 20-25% की एप्रिसिएशन आनी चाहिए, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ गुड स्टॉक टू बाय। ओके। रमेश गुप्ता जी का सवाल है, कॉन्फिडेंस पेट्रो पर शरद सर, इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्या रिव्यूज हैं? देखिए, मुझे लगता है ये स्टॉक आप विवेक जी काफी पहले से ट्रैक करते रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिए कि थोड़ी गिरावट है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि एक बेस कहीं स्टॉक का देखिए 71 रुपए से कहीं ना कहीं 75 रुपए के आसपास बना हुआ है, और बिल्कुल आप देखिए रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप हैं तो बिल्कुल बने रहें। इस केस में 71 रुपए के आसपास का आपका बेस है। स्टॉप लॉस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बेस बना हुआ है 70-71 रुपए के आसपास। उसके नीचे खिसक जाए तब आप पोजीशन काटने की सोचिएगा। बड़ा मूव तभी आएगा जब ये 90 रुपए का जो बड़ा इसका सप्लाई जोन बना था, समवेयर अराउंड आप देखिए सितंबर के लास्ट वीक में, एंड जुलाई से लेके सितंबर में। तो जब तक वो 90 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तभी बुलिशनेस आएगा। उस केस में आपको 110 रुपए 120 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। मुझे लगता है बने रहना चाहिए। जी, अभिषेक सिंह जी सीजी पावर पर सर एंट्री करने का पूछ रहे हैं। शरद सर, आप सीजी पावर पर कुछ बता भी रहे थे पहले सर शो की स्टार्टिंग में। जी सर, प्लीज। जी, तो देखिए सीजी पावर इंडस्ट्री देखे थे आप, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे। तो मुझे लगता है विचेवर में मेरा स्टॉक रिकमेंडेड था पहले भी, उसके टारगेट आ गए थे। छोटे अवधि के लिए मैंने इसको बिल्कुल रिकमेंड किया था। तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी बुलिशनेस बनी रह सकती है। तो गिरावट आ रही है, बिल्कुल रिजल्ट के बाद की गिरावट है। बेस बहुत अच्छा स्टॉक का बना हुआ है अभी, क्योंकि लंबी अवधि के लिए स्टॉक लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल लंबी अवधि के लिए अपने पास रखना चाहिए। 700 रुपए से आप 666 670 रुपए से 700 रुपए का अच्छा बेस है।
वहां कहीं मिले तो बिल्कुल आप उसको खरीद करके अपने पास रखिएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि मुरुगप्पा ग्रुप को लेकर के विवेक जी डिस्कस कर रहा था कि जी ये ग्रुप बहुत अच्छा है। आप इसमें जब जिक्र हुआ था कोरोमंडल का, इसके अलावा जो है चोलामंडलम का, तो वहां पर जो है इसका जिक्र निकल के आया था। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत जी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में भी रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। पावर सेक्टर के सभी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए हिताची एनर्जी का भी मुझे रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जी बाय ऑन डिप्स कीजिएगा। अगर आपको 665 रुपए से 700 रुपए अभी भाव चल रहा है, इसी बीच में इधर 20-20 करके परसेंट करके एक्यूमुलेट कीजिए, बने राइट रहिए। 1-2 क्वार्टर का समय दीजिए, आपको दोबारा 875 के भाव देखने को मिलेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं शिवेंद्र मिश्रा जी, वो पूछ रहे हैं सर कंटेनर कॉर्प और शिपिंग कॉरपोरेशन लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेंगे। अमित सर, ये जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कंपनियां हैं, शिपिंग से जुड़ी कंपनीज हैं, इनमें हैमरिंग तो काफ़ी तेज ऑलरेडी हो चुकी है। पहले एक वैल्यूएशन बबल भी बना था, क्या वो बबल टूट चुका है? क्या ये शेयर्स हैं अब इन लेवल्स पर कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए किसी को अपने पोर्टफोलियो में, लाइक कंटेनर कॉर्प, शिपिंग कॉरपोरेशन? विवेक, देखिए मैं कंटेनर कॉर्पोरेशन पे काफी बुलिश हूँ। आई थिंक जो करंट प्राइस है 700, कितना 720-30 के रेंज में चल रहा सर होएगा सेवन विवेक। 790 सर। सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट 790 के रेंज में देखिए स्टॉक चल रहा है, और हमने इसको ऊपर में जो है, हमने इसको ऑलमोस्ट 1100 समथिंग या इस तरीके का कोई रेट हमने देखा था। मैं कंटेनर कॉरपोरेशन पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में जो है ये उन कुछ पीएसयू स्टॉक्स में से है जो कि बड़ी पीएसयू रैली से पहले के जो भाव चला करते थे, ये वहां पे आ गए। क्योंकि अगर आप अधिकांश पीएसयू स्टॉक्स को देखेंगे तो वो नीचे गिरे तो हैं, मगर अपने जैसे अगर आप भेल की बात करें तो भेल जो है वो 130-140 चला करता था, वो आज भी जो है वो 230 का प्राइस है। मगर कॉन्कॉर जो है वो अपने पीएसयू स्टॉक्स की रैली से पहले के भावों पे आ गया है। और ये हम सबको मालूम है कि कॉन्कॉर जो है एक किस्म का जो है मोनोपोली प्ले है। और जो रेलवे लॉजिस्टिक्स का काम, रेलवे लॉजिस्टिक्स एंड कंटेनर्स का जो बिजनेस कॉन्कॉर का है, वो बिजनेस जो है वो प्रैक्टिकली देयर इज नो अदर कंपेटिटर। सो मैं कॉन्कॉर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा वैल्यू बाय है कॉन्कॉर। शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में मैं अभी उतना ज्यादा मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ये कह सकता कि ये बुलिश है, बिकॉज एक तो जो लेवल्स पहले हुआ करते थे शिपिंग कॉर्पोरेशन के 120, 140, अभी भी उनसे ऊपर है, 200 के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। मैं मानता हूं अपने उच्चतम स्तरों से जो कि 350 के भी ऊपर चले गए थे, 370, 380 के करीब गया था, वहां से बहुत बड़ा है। मगर मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन पे अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। शिपिंग के जो कंटेनर फ्रेट रेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी जो है अभी काफी सॉफ्ट हो गए हैं अपने जून जुलाई के हाई से। तो वहां पर मैं लॉन्ग टर्म बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मगर कंटेनर कॉर्पोरेशन में मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही कम है। आप मान के चलिए कि आपका डाउनसाइड कोई 3-4-5% से ज्यादा नहीं है। और मार्केट जब भी थोड़ा भी नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपको डेफिनेटली जो है वो 15-1% का तो अपसाइड आपको नियर टर्म में मिल सकता है। और ये प्लस एक लॉन्ग टर्म बाय स्टॉक है, सो इसको आप लेकर जो है अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे। जी, तो कंटेनर कॉर्प पर पॉजिटिव आउटलुक है। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि काउंटर अभी प्राइस करेक्शन मोड में चल रहा है, तो अभी कंफर्टेबल लेवल सर को नहीं लगते हैं। लेकिन छोटे शेयर ऊंची छलांग पर तो हमने काफ़ी बात की है। अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट टॉप पिक्स पर। टॉप पिक्स, शरद सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? तो देखिए मुझे लगता है कि पहले तो अगर आप देखेंगे तो शादा क्रॉपकेम में मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनने की उम्मीद है। रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और वैसे भी एग्री केमिकल स्पेस में आप देखेंगे तो अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। तो एग्रो केमिकल सेक्टर में तो 40% की ग्रोथ फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिली है। नॉन एग्री में थोड़ा सा ग्रोथ है।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो फंजीसाइड्स इसके बाद में करीब 81% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और मैं इसकी अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस यूरोप नाफ्टा में की कंट्रीब्यूटर उस जोन से रहे हैं, वॉल्यूम ड्राइवर्स रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है वॉल्यूम भी अच्छे हैं, और मैनेजमेंट का ये मानना है कि आने वाले समय में भी जो ग्रॉस मार्जिन है जो करीब 28.4% के आसपास है, वहां पर आगे ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। 580 का एक स्टॉप लॉस रखिए, मुझे लगता है 750 कम से कम इसके अंदर टारगेट आपको दिखाई देंगे। जनवरी तक आप इसको होल्ड कीजिए। दूसरा देखिए एक्साइड इंडस्ट्री को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है यहाँ रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। विचेवर वे आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट कंपनी को देखने को मिले थे। मुझे लगता है वो चीज यहाँ रिपीट होते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट क्वार्टर में भी देखिए तो आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड 4300 करोड़ के आसपास मिला था। सबसे अच्छी बात है कि जो उन्होंने 275 करोड़ Q1 में डाला है अपनी दूसरी कंपनी के अंदर, जो एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस है, जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, टेलीकॉम वगैरह को केटर करती है, वहां पर एक अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है सेल मैन्युफैक्चरिंग में। उसका भी कुछ समय में कहीं ना कहीं आपको टॉप लाइन में मार्जिन में एक बार इनपुट आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल स्टॉक के अंदर मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक खरीदारी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप 464-65 का भाव है, डिप्स पे खरीदिए। मुझे लगता है कि 445 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 520 या 80 के ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जनवरी तक होल्ड कीजिएगा। और एक्साइड में जो ट्रेडर है वो चाहे तो एक्साइड पे 470 का नवंबर का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। मुझे लगता है 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे तो कुछ ही समय में जैसे रिजल्ट आता है उसके आसपास उनको 33 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले। बिल्कुल। तो एक्साइड और शादा क्रॉपकॉम, ये शरद सर की तरफ से दो स्टॉक्स जहां पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं फॉर द मीडियम टर्म। 459 रुपये पर एक्साइड चल रहा है, 520 रुपये का टारगेट, 445 रुपये का स्टॉप लॉस है। शारदा क्रॉपकॉम यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं और 696 रुपये पर चल रहा है, 747 का टारगेट, 580 रुपये का एक स्टॉप लॉस। तो ये दो काउंटर तो शरद सर की तरफ से हैं। अमित सर, आई नो कि आप पोर्टफोलियो में ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो पोर्टफोलियो में आपने हाल फिलहाल में जो गिरावट रही है लास्ट वीक में, कुछ ऐड किए हैं काउंटर्स? कौन से काउंटर ऐड किए हैं सर? विवेक, हमने फॉर एग्जांपल BPCL हमने ऑन द वे डाउन काफी ऐड किया है, और हमने IGL हमने काफी ऐड किया है, क्योंकि IGL में जो है एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। ऑफ कोर्स उसका जो ट्रिगर था बड़े फॉल का, वो जो APM में जो है वो गवर्नमेंट ने उनकी जो सप्लाई जो है वहां पे 20% उनका जो है एलोकेशन कम किया है IGL और MGL का। जी। तो वो एक वजह थी, मगर मुझे लगता है कि मार्केट में जो है वो ये जो बैड न्यूज थी रियली गॉट एग्जैजरेटेड, और स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा डाउन आ गया। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं। BPCL हो गया, IGL हो गया, MGL हो गया, और इस तरीके से और बहुत सारे ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं। हमने मन्नापुरम को भी जो है हमने काफी खरीदा है पिछले हफ्ते में। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे कोई ना कोई बैड न्यूज थी, या तो रिजल्ट्स को लेके, और या फिर कोई गवर्नमेंट एक्शन को लेके, या फिर रेगुलेटरी एक्शन को लेके, जैसे मन्नापुरम में। मगर आई थिंक दे गॉट एग्जैजरेटेड, क्योंकि सेंटिमेंट इतना खराब था कि जो है वो द फियर्स नॉर्मली गेट वेरी एग्जैजरेटेड व्हेन द सेंटिमेंट इज सो बैड। तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स जितने नीचे आने चाहिए थे उससे ज्यादा नीचे आए हैं। ये फंडामेंटली दे आर वेरी सॉलिड स्टोरीज, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज हैं। तो हमने यहाँ पर जो है बाय किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक्स रिकवर करेंगे। एंड ओवरऑल जो है वो हम मार्केट पे भी बुलिश हैं, और पर्टिकुलरली द बीटन डाउन स्टॉक्स जो जिनका की लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, प्राइस अर्निंग रेशियो जिनके ओवरऑल कम है, हमने ऐसे स्टॉक लिए। हमारे पूरे पोर्टफोलियो का जो हमने खरीदा है अक्टूबर में, हमारा जो एवरेज पी रेशियो बनता है दैट इज अबाउट लेट्स से 12 या 13 का हमारा एवरेज पी रेशियो बनता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत कंफर्टेबल पी रेशियो है, और मार्केट जो है वो अब ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा रिवॉर्ड करने वाली है जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं और रीजनेबली वैल्यूड हैं, जहां पे अर्निंग्स अच्छी हैं, जहां पे डिविडेंड्स अच्छे हैं। ऐसे स्टॉक्स जो हैं आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता है कि अच्छा करेगा।
बिल्कुल। तो यहाँ पर वैल्यू स्टॉक्स अमित सर ने बताए और ग्रोथ स्टॉक शरद सर ने बता दिए हैं, जहाँ पर ट्रैक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिल सकता है। शरद सर, अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली सर। आपका भी थैंक यू सर। तो बीच बाजार को तो यहाँ पर ब्रेक देने का समय आ गया है, लेकिन हमारा खास सेगमेंट 4 बजे देखना ना भूलें, मेरी सिप मेरा सवाल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।